नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से देखा होगा कि अभी जो है वो सीईटी के ऑफलाइन बैच के अंदर एक टेस्ट आयोजित किया गया था, जो कि संपूर्ण राजस्थान भूगोल जो है उससे टेस्ट था ये। और उस टेस्ट के आंसर की के ऊपर अपन आज बात करेंगे। 23 दिसंबर 2022 के दिन ये टेस्ट हुआ था और आज इसके आंसर की जारी की जा रही है। बहुत ही शानदार टेस्ट था। टेस्ट के अंदर कुल 100 क्वेश्चन रखे गए थे, 200 नंबर का था, 2 घंटे का टेस्ट हुआ था। और उस टेस्ट के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे आपको यह भी अनुभव होगा कि ऑफलाइन के जो टेस्ट चल रहे हैं उनका जो लेवल है एक प्रकार से किस प्रकार का है। और स्पेशली राजस्थान ज्योग्राफी, जिसमें संपूर्ण सिलेबस जो कि सीईटी के अंतर्गत आता है, यानी कि सीईटी के लिए जितना का जितना सिलेबस है वो सारा का सारा इसमें कवर हो रहा है इस टेस्ट के अंदर। दूसरी बात कि आप जो है वो सीईटी के अंतर्गत जो भी अभी एग्जाम होने वाला है, चाहे ग्रेजुएशन लेवल वाला हो चाहे आपके 12th लेवल वाला हो, इस क्लास को जरूर देख के जाए, क्योंकि ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। इसमें से जो क्वेश्चन है हो सकता है वहाँ से डायरेक्टली पूछ ले, या फिर आप जो है वो इन क्वेश्चनों के माध्यम से जो भी अपन जो इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकता है। तो अपन शुरुआत करेंगे राजस्थान भूगोल का जो टेस्ट हुआ है ऑफलाइन के अंदर, उसके आंसर की के ऊपर। 23 दिसंबर 2022 के दिन ये टेस्ट होता है। देखिए, राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी का वैसे कह सकते हैं टेस्ट, लेकिन कुछ ही ऐसे टॉपिक है जो इसमें नहीं थे। बाकी मैक्सिमम जो इकोनॉमिक्स में यानी कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी जो टॉपिक ऐड किए गए हैं सीईटी के अंदर, वो भी इसमें शामिल है कई सारे। जैसे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना वाला है कि, या फिर जो भी अतिरिक्त टॉपिक है वो सारे के सारे लगभग इसमें शामिल है। लेकिन ये क्लास जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को। पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करना है और उक्त कथनों में से आपको सत्य कथन जो है उनका चयन करना है कि कथन सही कौन सा है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला कथन है कि कोलायत लिफ्ट नहर से संचित, या फिर सिंचित भी इसको अपन कह सकते हैं, सिंचित जो जिले हैं वह बीकानेर, हनुमानगढ़ जिले लाभान्वित है। देखिए, यहाँ से आपको पहली तो यह चीज पता होना चाहिए कि ये जो आपकी कोलायत लिफ्ट नहर है, क्या यह आपके बीकानेर और हनुमानगढ़ में जाती है कि नहीं जाती है। तो आप सभी को लोगों को पता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जब अपन बात करते हैं आईजीएनपी की, इस आईजीएनपी के ऊपर जो लिफ्ट नहरें हैं उसमें से एक लिफ्ट नहर निकलती है। क्योंकि यहां पर जो कोलायत लिफ्ट नहर है, कोलायत, यह कोलायत लिफ्ट नहर जो है यह आपके बीकानेर से निकलती है, और बीकानेर से यह आपके कहां तक जाती है, जोधपुर तक ये जाती है, यानी कि जोधपुर। क्योंकि इसी कोलायत लिफ्ट नहर को वर्तमान में जो है वह करणी सिंह लिफ्ट नहर कहा जाता है। और करणी सिंह जी क्या कहते हैं, बी और जो, यानी कि बी फॉर बीकानेर और जो फॉर जोधपुर। यानी कि इससे सिंचित जिले कौन कौन से हैं, या तो बीकानेर है या फिर जोधपुर है। यहां पर कथन के अंदर क्या बोल रहा है, बीकानेर और हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ यहां पर नहीं होगा, यह नहीं हो सकता। कौन सा होगा, बीकानेर तो इसमें सही है, यानी कि यह यहां पर क्या हो गई, गलती हो गई। इस हिसाब से यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हनुमानगढ़ के अंदर जो सिंचाई उपलब्ध करवाती है वह चौधरी कुंभाराम आदि लिफ्ट नहर है, जो हनुमानगढ़, बीकानेर से हनुमानगढ़, फिर चूरू, फिर झुंझुनू, फिर सिक्कर तक जाती है। यानी कि यहां पर यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला कथन देखिए, नौरंग देसर शाखा जो कि दाईं ओर से निकलती है और जो कि गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले को क्या करती है, लाभान्वित करती है। नौरंग देसर शाखा, देखिए इसी आईजीएनपी के ऊपर से एक लिफ्ट आपके जो है वह शाखा निकलती है। क्योंकि अपन ने पिछली क्लासों में भी देखा है कि लिफ्ट नहर और शाखा के अंदर अंतर होता है। लिफ्ट नहर तो वहां पर लगाई जाती है जहां पर रास्ते में अगर कोई ऊंचाई वाला क्षेत्र आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो लिफ्ट आपकी नहर खुली चल रही है उसके पानी को मोटर के माध्यम से उस ऊंचाई के इधर से इधर गिराया जाता है, और वापस जो है वो यहाँ पर ये लिफ्ट आपके जो नहर है ये खुली चलने लग जाती है। इसको तो कहा जाता है लिफ्ट नहर। जबकि शाखा का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी आसपास का कोई कस्बा जहां पर जो है वो पानी की आवश्यकता है, तो इस मुख्य नहर से एक शाखा लेके जाते हैं, उसको कहा जाता है, या फिर एक छोटी सी नहर लेके जाते हैं उसको शाखा कहा जाता है। और आईजीएनपी के ऊपर जो है वो ऐसी जो लिफ्ट नहरें हैं इनकी संख्या तो है टोटल 7। ये तो है टोटल 7, जबकि जो शाखाएं हैं वो टोटल 9 है। और आईजीएनपी के ऊपर जब शाखा की अपन बात करते हैं, चूंकि यह अगर आपकी यहां से नहर जा रही है आईजीएनपी, तो यह इसका दायां हिस्सा होगा और ये इसका बायां हिस्सा होगा। इस बाईं तरफ में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक ही शाखा आती है इसकी, जिसको बोला जाता है नौरंग देसर शाखा, या फिर इसी को ही बोला जाता है रावतसर शाखा।
तो रावतसर या नौरंगदेसर शाखा एकमात्र ऐसी शाखा है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में खुलती है और यह हनुमानगढ़ जिले में सिंचाई उपलब्ध करवाती है। यानी कि यहाँ पर गड़बड़ क्या हो गई कि यहाँ पर शुरुआत में ही गलती हो गई है क्वेश्चन के अंदर कि दाईं ओर लिखा हुआ है, जबकि यह लिफ्ट नहर नौरंगदेसर जो है वो किस तरफ खुलती है, बाईं ओर खुलती है। यानी कि इस हिसाब से इसका यह वाला जो कथन है यह भी यहाँ पर क्या हो गया, गलत। यानी कि यह भी गलत है और यह भी गलत है। अब सही कथन क्या चुनना है, केवल एक भी गलत है, केवल दो भी गलत है, एक और दो दोनों ही गलत है, और दोनों ही नहीं। यानी कि यह इसका राइट आंसर होगा कि इनमें से सत्य कथन जो है वो एक भी नहीं है। राइट आंसर क्या होगा इसका, 4 नंबर होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। अगला देखिए, नोहर परियोजना हेतु वित्त पोषण जो है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। नोहर परियोजना के लिए देखो यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है नोहर परियोजना के बारे में। आप सभी को पता है कि एक नदी जाती है पंजाब से होते हुए, जिस नदी को कहा जाता है सतलज नदी। इस सतलज नदी के ऊपर एक परियोजना चलाई जाती है जिसको भाखड़ा नांगल परियोजना बोली जाती है, और उसके ऊपर 2 बांध बनाए हुए हैं। एक बांध तो बनाया गया है भाखड़ा बांध और एक बांध बनाया गया है नांगल बांध। इस नांगल बांध से एक नहर निकलती है इस प्रकार से, जो कि पंजाब के अंदर हरियाणा में सिंचाई उपलब्ध करवाते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले तक आती है। ये इसको बोला जाता है भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर निकल कहां से रही है, नांगल बांध से, और कहते क्या है इसको, भाखड़ा नहर। इस भाखड़ा नहर के द्वारा जो सिंचाई उपलब्ध करवाई जा रही है वह राजस्थान के एक जिले में करवाई जाती है जिसका नाम क्या है आपके, हनुमानगढ़। यह हनुमानगढ़ जिले में आती है। अब इसी लिफ्ट नहर से, सॉरी, इस जो नहर आ रही है भाखड़ा नहर, इससे यहां पर पास में एक और जिला पड़ता है यहां पर इस प्रकार से। इस जिले को कहा जाता है चूरू। ये आ जाएगा आपका हनुमानगढ़। अब देखना ध्यान से, इस नहर से ही एक नहर तो निकलती है इधर छोटी सी, एक नहर निकलती है इधर छोटी सी। अब देखो, और एक नहर और निकलती है जो यहां से यहां तक आती है। इन तीनों का अलग अलग नाम है। सबसे मेन नहर तो कौन सी है, ये भाखड़ा नहर है। ये जो इधर निकाली गई है छोटी सी नहर, इसको कहा जाता है नोहर प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं, नोहर प्रोजेक्ट इसको कहा जाता है। जो ये इधर इस साइड निकाली गई है इसको बोला जाता है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। और ये जो इधर दिखाई दे रही है इसका नाम आता है आपके रतनपुर वितरिका। रतनपुर वितरिका इसका नाम आता है। तो यहां से इसमें देखिए, इसमें जो है आपके, जब अपन बात करते हैं, चूंकि यहां पर क्वेश्चन क्या है, नोहर परियोजना जो है इसके लिए वित्त पोषण जो है वो उपलब्ध किसके द्वारा करवाया जा रहा है, इसकी बात यहां पर हो रही है। चूंकि यह इस भाखड़ा नहर के आगे का जो काम है सारा का सारा, वह राजस्थान सरकार के द्वारा खुद के स्तर पर करवाया जा रहा है। यानी कि राजस्थान सरकार ही इसके अंदर पूरे के पूरे पैसे लगा रही है, अन्य किसी दूसरे राज्य की इसमें सहायता नहीं है। इस वजह से अब 3 परियोजनाएं अलग अलग हो गई। एक तो हो गई आपके नोहर प्रोजेक्ट, एक हो गया राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, एक हो गई रतनपुर वितरिका। तो जो आपके राजीव गांधी सिद्धमुख नहर और जो आपके रतनपुर वितरिका है, इन दोनों के अंदर जो पैसे देने वाली एक संस्था आती है, इसको बोला जाता है यूरोपियन इकोनॉमिक, एक प्रकार से काउंसिल के रूप में इसको जाना जाता है, यानी कि यूरोपियन आर्थिक समुदाय या फिर यूरोपियन यूनियन इसके अंदर कह दिया जाता है। जबकि जो आपके नोहर प्रोजेक्ट लिखी हुई है, इसके लिए एक संस्था जो है वो भारत के अंदर सर्वोच्च जो है वो एक प्रकार से कृषि के लिए काम करने वाली संस्था आती है, ग्रामीण विकास और कृषि के लिए, जिसको कहा जाता है नाबार्ड। उसके द्वारा इसमें सहयोग उपलब्ध करवाया जाता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, नोहर परियोजना के लिए वित्त पोषण तो नाबार्ड होगा। सिंचाई जो है वो ये कहां पर करवाती है, केवल हनुमानगढ़ में है नोहर। जबकि राजीव गांधी सिद्धमुख नहर जो है वो आपके हनुमानगढ़ और चूरू में है, और जबकि जो आपके रतनपुर वितरिका है ये केवल चूरू के अंदर आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली फव्वारा आधारित परियोजना कौन सी है। देखो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आता है पहली फव्वारा आधारित और एक आती है पूर्णतः फव्वारा आधारित। देखिए 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, पहली और एक पूर्णतः, इन दोनों में रात दिन का अंतर है। पहली फव्वारा आधारित जो परियोजना है यह तो आती है आपके धौलपुर लिफ्ट, धौलपुर लिफ्ट परियोजना, जो कि राजस्थान के अंदर चंबल नदी से मुख्य रूप से धौलपुर के अंदर सिंचाई के लिए शुरू की गई थी। धौलपुर लिफ्ट जो कि भारत की पहली या फिर राजस्थान की पहली जो है वो आपके लिफ्ट परियोजना मानी जाती है, पूर्णतः जो कि आपके फव्वारा आधारित थी। जबकि पूर्णतः जो फव्वारा आधारित है या फिर जिसके पानी का केवल फव्वारा के माध्यम से ही सिंचाई के लिए काम में लिया जाएगा, वह आती है आपके कौन सी, वह आती है आपके
नर्मदा नदी के सरदार सरोवर बांध से निकाली गई नर्मदा नहर, जो कि राजस्थान के 2 जिले के अंदर आती है, जालौर के अंदर और आपके बाड़मेर के अंदर। 74 किलोमीटर इसकी लंबाई आती है। जालौर के सीलू गांव से यह प्रवेश करती है। बात किसकी हो रही है? पहली फव्वारा आधारित की हो रही है, ना कि पूर्णतः फव्वारा आधारित की। तो जब पहली की बात होगी तो आंसर क्या होगा आपका? धौलपुर लिफ्ट परियोजना होगा, ना कि नर्मदा। नर्मदा क्या है? 100% इसके पानी का प्रयोग फव्वारों के माध्यम से ही होगा। आगे देखिए, राज्य के बीकानेर संभाग, ये बीकानेर संभाग का मतलब तो क्या हो गया? बीकानेर के 4 जिले, यानी कि बीकानेर हुआ, श्री गंगानगर हुआ, हनुमानगढ़ हुआ और चूरू हुआ। जयपुर संभाग के सीकर और झुंझुनू, ये सीकर और झुंझुनू, यानी कि ये सारे के सारे जिले कहाँ के आगे? देखो यहाँ पर श्री गंगानगर पड़ता है, इधर हनुमानगढ़ है, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और सीकर, इन जिलों की बात हो रही है जो राजस्थान के उत्तरी जिले हैं। एक प्रकार से उन जिलों को किस परियोजना के तहत विद्युत उपलब्ध होती है? देखो यहां पर विद्युत कहां से आती है? अभी अपन ने पढ़ा था भाखड़ा नांगल परियोजना, और इस भाखड़ा नांगल परियोजना के अंदर राजस्थान की हिस्सेदारी है 15.22%। ठीक है, और इसके तहत राजस्थान को 225 मेगावाट जो है वो विद्युत की प्राप्ति होती है। और यह विद्युत जो है वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों को सिंचाई देती है? तो वो इन 6 जिलों को मुख्य रूप से जो है वो विद्युत उपलब्ध करवाती है यहां पर, और भाखड़ा नांगल परियोजना से। इसमें राइट आंसर जो है भाखड़ा नांगल ही होगा। सर्वाधिक जो विद्युत है राजस्थान को वो है व्यास परियोजना से मिलती है। यह भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, यह आपको यहां पर पता होना चाहिए। अगला देखो, राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस जनगणना में देखी गई? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, देखिए इसका मतलब क्या होता है? 10 वर्षों के अंदर होने वाली जनसंख्या में वृद्धि दशकीय वृद्धि दर कहलाती है। तो जब भारत के अंदर या फिर राजस्थान के अंदर 1971 से जब 1981 के अंदर जाते हैं, तब यहां से यहां पर जाने में जो जनसंख्या के अंदर वृद्धि आती है वह लगभग 32.97% की आती है। यानी कि अगर यहां पर 100 थे तो यहां पर 132.97 इतने हो गए। कहने का मतलब ये है, ये आज तक की सबसे ज्यादा जो है वो वृद्धि दर रही है राजस्थान की। और सबसे न्यूनतम जो है वो या फिर सबसे ज्यादा कमी जो है वो कब देखी गई? तो आपके 1911 से लेकर जब 1921 की निकाली गई, तब सबसे ज्यादा जो है वो कमी होती है -6.29% के आसपास जो है ये कमी देखने को मिलती है, लगभग 6.5% के आसपास। तो सर्वाधिक जो है वो आपको क्या पूछी जा रही है? यहाँ पर वृद्धि की बात कर रहा है, और वृद्धि जो है वो सबसे ज्यादा कौन सी होगी? 1981 होगी। ध्यान देना, 1971 इसका आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1971 के रेफरेंस के अंदर 1981 के अंदर वृद्धि हो रही है। 1971 से लेकर 1981 इस 10 वर्षों में वृद्धि हो रही है। तो जो 1981 की जनगणना हुई थी उसमें वो वृद्धि मिल रही है कि 32.97% की वृद्धि हुई है। इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर एकदम सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। देखिए कथन क्या कह रहे हैं। जिला भरतपुर का जनसंख्या घनत्व राजस्थान के अंदर या फिर राज्य में किसी जिले का सर्वाधिक घनत्व है। देखिए यहां पर क्या गलती हुई है क्या? इसको ऐसे समझिए, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले कौन कौन से जिले हैं? बहुत अच्छे से बताया था जब अपन ने हाल ही के 2022 वाले जो पेपर एक क्लास यूट्यूब के ऊपर अपनी पढ़ी है, 2022 के सारे पेपर अपन ने उसके अंदर डिस्कशन किए थे, राजस्थान ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के। इसके अलावा भी मैंने जो अपन ने मैराथन क्लास ली थी तो वहां पे भी बताया, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जब अपन बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, देखिए अपन ने बात की थी कि हमें जयपुर से कहां पर जाना है? हमें जयपुर से जो है वह भरतपुर जाना है। लेकिन जयपुर से कहां जाना है? भरतपुर, ऐसे याद रखना है। लेकिन दौसा के अंदर क्या है? रास्ता जाम है, तो किधर से जाएंगे? अलवर से होते हुए जाएंगे। इस सीक्वेंस को ऐसे याद रख सकते हो। यानी कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वह कहाँ का है? जयपुर का है। फिर उसके बाद में किसका है? भरतपुर का है। उसके बाद में फिर किसका आएगा? दौसा। और फिर सबसे लास्ट में जो है वो किसका आएगा? आपका अलवर का आएगा। ये सर्वाधिक 4 है। इन दो का जो है वो 500 प्लस है, ये भी ध्यान रखना है। और जब बात करते हैं अपन राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की, तब मैंने आपको कहा था कि राजस्थान के जो सबसे बड़े क्षेत्रफल के हिसाब से जिले हैं या तो उनको जमा दो या फिर जेबी बाचो याद रख लो। यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा जैसलमेर क्या है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, और यहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे कम है। इसी प्रकार से बीकानेर आ जाएगा दूसरा, बीकानेर। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा? बाड़मेर आ जाएगा। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा? चूरू आ जाएगा। और इन 3 का जो है वह 100 से क्या है?
कम है, यानी कि 100 से कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास में क्या बोल रहा है, जिला भरतपुर का जनसंख्या घनत्व राज्य में किसी जिले का सर्वाधिक घनत्व है, सर्वाधिक नहीं है, सबसे ज्यादा तो जो है वो किसका है, जयपुर का है, जयपुर का सबसे ज्यादा है, यानी कि यहां पर गलती क्या हो गई, जयपुर का सर्वाधिक है ना कि भरतपुर का, इस वजह से यह कथन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा न्यूनतम घनत्व वाला जिला बाड़मेर है, दूसरा न्यूनतम, जाइए यहां पर वापस, पहला न्यूनतम है जैसलमेर, दूसरा न्यूनतम तो बीकानेर है, बाड़मेर तो तीसरा न्यूनतम है, यानी कि दूसरा न्यूनतम बाड़मेर नहीं होगा, बीकानेर होगा, इस वजह से यह कथन भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें से आपको सत्य कथन चुनना है, सत्य दोनों ही नहीं है, यानी कि न तो एक और न ही दो, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 4, इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, राज्य का बाल लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाल लिंगानुपात का मतलब क्या है कि 0 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उन बच्चों के अंदर 1000, ध्यान देना है, 1000 जो पुरुष है, या फिर अपन कह सकते हैं बालक, 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या, 1000 बालकों पर, बालक कौन से, 0 से 6 वर्ष वाले, उनके ऊपर जो है वो कितनी बालिकाओं की संख्या है, ये बाल लिंगानुपात कहलाता है। और राजस्थान का बाल लिंगानुपात कितना है, 888 राजस्थान का बाल लिंगानुपात है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि राजस्थान के अंदर जब अपन बात करते हैं किस चीज की, कि सर्वाधिक बाल लिंगानुपात कहाँ का है, तो मैक्सिमम के अंदर तो आता है आपका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, और दूसरे नंबर पर कौन आता है, प्रतापगढ़। और जब अपन बात करते हैं, ये तो है मैक्सिमम की, जब अपन बात करते हैं राजस्थान के अंदर मिनिमम बाल लिंगानुपात की, तो पहले नंबर पर कौन आता है, झुंझुनू आता है, और दूसरे नंबर पर कौन आता है आपका, टिक्कर आता है। ये आपके क्या हो जाते हैं, सर्वाधिक और न्यूनतम वाले आ जाते हैं। वैसे ऑल ओवर राजस्थान के लिंगानुपात की बात करते हैं तो कितना है, 928 आता है। इसमें से मैंने और उस समय भी बताया था कि जब अपन बात करते हैं लिंगानुपात की, तो 928 तो है ऑल ओवर राजस्थान का, ठीक है, 888 जो है वो बच्चों का आ जाता है। इसी प्रकार से जो है वो 914 जब अपन बात करते हैं तो ये किसका आता है, शहरी क्षेत्र का जो लिंगानुपात है वह आपका आता है 914 जो है वह आ जाता है। 933 जो है वह ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात आता है। 923 जो है वह आपके एससी कम्युनिटी का आता है, और 948 जो है वह किसका आता है, एसटी का आता है। ये आपके ग्रामीण का है। ये कुछ लिंगानुपात है, ये जरूर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ये बाल है और ये है पूरे की पूरे राजस्थान का आता है। ये कुछ लिंगानुपात है जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आपके लिए। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 888 होगा। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। देखिए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या के अंदर वृद्धि कहां पर देखने को मिलती है, पहला कथन तो ये बोल रहा है। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जनसंख्या बढ़ी है वो तो बढ़ी है जैसलमेर के अंदर, और सबसे ज्यादा शहरी अगर पूछ ले आपको, तब आपके क्या हो जाता है, अगर यहां पर क्या लिखा हुआ था, शहरी अगर लिखा हुआ था तो अलवर हो जाता आपका। यानी कि सबसे ज्यादा राजस्थान में 2001 से 2011 के अंदर ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या जैसलमेर में बढ़ी है, जबकि सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र की जनसंख्या अलवर में बढ़ी है। यानी कि ए जो है वो किससे मिल जाएगा, 4 के साथ मिल जाएगा। ए के अंदर क्या होगा, 4 होगा। यहां से आपके बाकी 2 कट जाएंगे, ठीक है। सर्वाधिक नगरीय लिंगानुपात, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा नगरीय यानी कि शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात टोंक जिले का आता है। यह आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय लिंगानुपात कहां का है, तो वह आता है टोंक का। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक जो ग्रामीण लिंगानुपात, अगर यहां पर ग्रामीण लिखा हुआ आता तो आपके पाली जिले का हो जाता है। 1003 जो है वह आपके पाली जिले का लिंगानुपात है, जो कि सबसे ज्यादा है। ऑल ओवर राजस्थान में 1000 प्लस की एक ही कंडीशन बनती है, और वह बनती है कि ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात, जो कि पाली का आता है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर कहां पर है राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्र की जो है वह झुंझुनू जिले के अंदर देखने को मिलती है। यानी कि इसका जो आपके मिलान होगा वो 1 के साथ में होगा। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर, देखो पुरुषों के लिए, इनके लिए तो मैंने बता रखा है, आपको एक ट्रिक याद रखनी है। टोटल मेल और फीमेल के लिए 66, 66, 79, 52,
1, 2 और 1, ये तो है राजस्थान के अंदर टोटल साक्षरता दर। यह है राजस्थान में मेल की साक्षरता दर, यह है राजस्थान में फीमेल की साक्षरता दर। एक तो यह याद रखना होता है आपको जो मैंने बताया है। इसके बाद में अपन ने बात की थी टोटल मेल और फीमेल की, जिसके अंदर अपन ने ऐसे बताया था कि राजस्थान के अंदर जब अपन बात करते हैं 1, 2, 3 की, तो कोटा, जयपुर और झुंझुनू, कोटा, जयपुर और झुंझुनू, ये तो राजस्थान के अंदर ऑल ओवर जो आपके साक्षरता दर है उसका जो है वो 1, 2, 3, 4 आ जाता है, 1, 2 और 3। उसके बाद में जब मेल की बात होती है तब चेंज हो जाता है और बन जाता है झुंझुनू, कोटा और जयपुर, झुंझुनू, कोटा और जयपुर। और जब बात वापस फीमेल की आती है तो वो सेम टू सेम यही उठ के आ जाता है, यानी कि वापस क्या हो जाता है आपका कोटा, जयपुर, झुंझुनू। ये राजस्थान में क्या है, मैक्सिमम है साक्षरता दर। जब ऑल ओवर की अगर अपन बात करें तब मेल की और फीमेल की, ये क्या है, ये आपके टोटल मेल और फीमेल की साक्षरता दर का एक प्रकार से प्रतिशत में दर है। जब अपन बात करते हैं मिनिमम की, तो टोटल मेल और फीमेल, इस हिसाब से जब अपन बात करते हैं तो जालोर जो है ये राजस्थान के अंदर सबसे कम साक्षरता दर रखने वाला जो है वो जिला आता है, जालोर आता है। उसके बाद में मेल के लिए आता है प्रतापगढ़ और फीमेल के लिए आता है जालोर। यानी कि राजस्थान में सबसे कम जो साक्षरता दर है वो जालोर की है, फिर प्रतापगढ़ की है किसके लिए, मेल के लिए, और फीमेल के लिए किसके लिए है, आपके जालोर के लिए। क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर कहाँ की है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर जो है वो आपके प्रतापगढ़ की यहां से हो जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर देखो बाकी सारे मिले हुए थे, एक ही बच रहा था न्यूनतम साक्षरता दर जो आपके किसकी, प्रतापगढ़ की, यानी कि 3 नंबर के साथ में इसका मिलान होगा। यानी कि 4, 2, 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा, 4, 2, 1 और 3 दो नंबर जो है वो इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर भी, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो अपनी क्लासें भी डाल रखी है मैंने, वहां पे भी मैंने अच्छे से बता रखा है, तो वहां से भी आप एक बार वापस देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस जिले में है। किस चीज की बात हो रही है, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की बात हो रही है, और बात किस चीज के लिए हो रही है, प्रतिशत के लिए हो रही है। ध्यान रखना है, अगर राजस्थान के अंदर आपको देखो दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं एसटी पॉपुलेशन के लिए, एक तो आ सकता है कि संख्या के हिसाब से, और एक आ सकता है प्रतिशत के हिसाब से। अगर आपको पूछी जाए कि संख्या के हिसाब से जो है वह राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कहां पर है, तब तो होता है उदयपुर के अंदर। लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछ ले तो आंसर चेंज हो जाएगा, बन जाएगा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। अगर पूछ ले कि सबसे कम संख्या के हिसाब से एसटी पॉपुलेशन कहां पर है, तब आंसर हो जाता है बीकानेर। और यदि पूछ लेते हैं कि सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से एसटी पॉपुलेशन कहां पर है, तब आंसर हो जाता है नागौर, नागौर। यानी कि यहां से अगर आपको ध्यान रखना है तो ये किसके लिए है, ये मैक्सिमम के लिए है, ये दोनों के दोनों, और ये दोनों के दोनों जो है वह किसके लिए है, मिनिमम के लिए आते हैं। तो यहां से आपके क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि एसटी पॉपुलेशन यानी कि अनुसूचित जनजाति जो है वह उसका प्रतिशत जो है वह राजस्थान के अंदर सर्वाधिक की बात कर रहा है। यानी कि सर्वाधिक और किसकी बात हो रही है, मैक्सिमम में, प्रतिशत की। आंसर क्या होगा इसका, बांसवाड़ा इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, इस हिसाब से यह हो जाएगा। अगला देखिए, चंबल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है। आप सभी को पता है जब अपन बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के पूर्व के अंदर, राजस्थान के पूर्व के अंदर एक नदी प्रवाहित होती है और उस नदी का नाम आता है चंबल नदी। चंबल नदी जो है वह मुख्य रूप से दो राज्यों की सीमा बनाती है, एक तो राजस्थान की और एक मध्य प्रदेश की। इधर आता है एमपी और इधर आता है राजस्थान। इन दोनों के बीच में एक नदी प्रवाहित होती है, इस नदी का नाम क्या है, चंबल नदी। इस चंबल नदी के ऊपर कोई भी बांध बनेगा और उस बांध से विद्युत की प्राप्ति हो, या फिर उस बांध से सिंचाई या फिर पेयजल किसी भी प्रकार का काम हो, तो उस परियोजना के लिए एक नाम दिया जाता है चंबल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। क्योंकि दो राज्यों के ये बीच में है, इसलिए दोनों के दोनों राज्य यानी कि इधर से तो राजस्थान और इधर से मध्य प्रदेश, दोनों ने यह कहा कि 50-50% की साझेदारी अपन रखते हैं, और जो भी खर्चा आएगा वो भी 50-50 दे लेंगे, और जो भी इसमें से फायदा होने वाला है, चाहे विद्युत का हो चाहे कुछ भी हो, वो भी हम कितना कर लेंगे,
50-50 कर लेंगे तो 50% के हिसाब से जो है वो राजस्थान की इसमें क्या आती है, हिस्सेदारी आती है। यहाँ से 193 मेगावाट राजस्थान को विद्युत भी प्राप्त होती है। और मुख्य रूप से इसके ऊपर जो बांध बने हुए हैं वहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए थोड़े से इसके बांध के ऊपर नजर डाल लेना है। एक बांध इसके ऊपर आता है, गांधी सागर बांध आता है, पहला ही बांध आता है जो कि सबसे दक्षिण है और मध्य प्रदेश में आता है। फिर राणा प्रताप सागर बांध आता है जो कि राजस्थान के अंदर है, दूसरा बांध है गांधी सागर के उत्तर में। उसके उत्तर में आता है तीसरा बांध जिसको कोटा बांध कहते हैं, चौथा बांध आता है कोटा बैराज बांध। तो इनका जो सीक्वेंस है वो जरूर याद रखना है। सबसे नीचे जो है वह चंबल पर आता है गांधी सागर बांध, उसके उत्तर में आता है राणा प्रताप, उसके उत्तर में आता है कोटा बांध और उसके उत्तर में आता है कोटा बैराज बांध। ये जो सीक्वेंस है ये राजस्थान के अंदर दक्षिण से लेकर साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ जो है वो चंबल पर बने हुए बांध है। एक बांध एमपी में, बाकी 3 जो है वो राजस्थान के अंदर आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बेणेश्वर धाम जो है यह बेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम किस जिले के अंदर स्थित है। देखिए अपने को पता है कि राजस्थान के दक्षिण की जब अपन बात करते हैं तो राजस्थान के दक्षिण हिस्से से एक नदी जाती है इस प्रकार से, जो कि आपके कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो है वो नदी मानी जाती है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली इस नदी को कहा जाता है माही नदी। माही नदी, इस माही नदी की एक सहायक नदी आती है जो कि आपके बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलकर इसमें आकर मिलती है। इस नदी का नाम आता है सोम नदी। और इस सोम नदी के अंदर एक सीता माता की पहाड़ियों से एक नदी निकलकर आती है, इस नदी को कहा जाता है जाखम नदी। इस माही नदी, सोम नदी और जाखम नदी, इन तीनों का यहां पर मिलन होता है। इस बिंदु को कहा जाता है, ये जो जगह है इस जगह का नाम आता है नवा टापरा। और इस जगह के बीच में यहां पर एक मंदिर स्थित है, इस जगह पर एक मंदिर स्थित है। इस मंदिर का नाम क्या आता है, इसका नाम आता है बेणेश्वर धाम। और यहां पर त्रिवेणी, देखो 3 वेणियों का संगम हो रहा है, 3 नदियों का संगम हो रहा है, माही का, सोम का और जाखम का। ये आपके नवा टापरा यहां पर आता है। चूंकि यहां पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से जिले में है, तो ये नवा टापरा जो है ये डूंगरपुर जिले के अंदर पड़ता है, ये जो गांव है। इस हिसाब से इसका आंसर जो है वो क्या होगा, डूंगरपुर सही हो जाएगा, 2 नंबर। अगला देखो, पिचियाक बांध जो है वह कहां पर स्थित है। पिचियाक बांध, जब अपन बात करते हैं राजस्थान के अंदर लूणी नदी की, तो सागरमती और सरस्वती 2 नदियों के रूप में नाग पहाड़ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूणी नदी। गोविंदगढ़ अजमेर के अंदर ये मिलती है और आगे जाकर ये नदी जो है वो लूणी नदी कहलाती है। अजमेर से ये निकलती है, नागौर में जाती है, उसके बाद में पाली में आती है, पाली से फिर ये जोधपुर में जाती है, फिर आपके बाड़मेर में आती है, फिर आपके जालोर में आती है और फिर आपके बड़े कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है। इस नदी का नाम क्या है, लूणी नदी है। इस लूणी नदी के ऊपर 1895 के अंदर एक बांध बनवाया गया था जसवंत सिंह जी के द्वारा। इस बांध का नाम क्या आता है आपके, पिचियाक बांध। इसका निर्माण जो है वो 1895 के अंदर किया गया था, जसवंत सिंह जी के द्वारा किया गया। इस वजह से इसके पीछे जो पानी इकट्ठा होता है उसका नाम जसवंत सागर पड़ा हुआ है। राजस्थान के कौन से जिले में है ये, जोधपुर जिले में है, पिचियाक बांध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। लूणी नदी के अंदर दाईं तरफ से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है। देखिए इसी लूणी नदी के अंदर इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें से लगभग सारी की सारी सहायक नदियां इधर से जाकर मिलती है, लेफ्ट साइड से। ये नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है, इस नदी का ये कौन सा हिस्सा होगा, ये राइट वाला होगा और ये कौन सा होगा, लेफ्ट वाला होगा। तो इसमें से अधिकतर नदियां लेफ्ट साइड से जाकर इसमें मिलती है। इस वजह से इसमें मैक्सिमम नदियां लेफ्ट साइड से, और जो लेफ्ट साइड से उन सभी का उद्गम लगभग जो है वो अरावली से है। तो एक क्वेश्चन आता है कि लूणी नदी की ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम, पहला क्वेश्चन तो बनता है कि अरावली से नहीं होता है, या फिर उसी नदी के लिए कहा जाता है कि लूणी के अंदर मिलने वाली दाई तरफ से एकमात्र सहायक नदी कौन सी है। तो नागौर के अंदर एक जगह पड़ती है पूंडलू। इस पूंडलू नागौर से जो है वह एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम आता है जोजड़ी नदी। इस जोजड़ी नदी की जब बात करते हैं तो यह एकमात्र ऐसी नदी है जो कि दाईं तरफ से किसमें मिलती है, लूणी में मिलती है, और जिसका उद्गम जो है वह अरावली पर्वतमाला से नहीं होता है। बाकी सारी की सारी, जैसे कि लीलड़ी है, ये अरावली से निकलती है, सूकड़ी अरावली से निकलती है, सागी नदी जो है ये जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है जालोर के अंदर। तो ये सारी की सारी जो है वो लेफ्ट साइड से है, केवल एकमात्र जोजड़ी जो है वो आपके राइट साइड से इसमें आती है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य के मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती है। देखो राजस्थान को जब अपन बांटते हैं तो 4 भागों के अंदर भौतिक विभाजन राजस्थान का किया जाता है।
इन चार भागों के हिसाब से जब राजस्थान की बात होती है तो राजस्थान के अंदर सबसे पहला हिस्सा आता है जो लगभग 61.11% रखता है, और यह आता है उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान। और इस मैदान के अंदर जो है वो राइलो क्रिटेशियस क्रम की चट्टानें मिलती है, राइलो क्रिटेशियस क्रम की। जब अपन बात करते हैं मध्य वाला जो आपका पर्वतीय क्षेत्र है या फिर अरावली, वहां पर जो है वह अरावली दिल्ली क्रम की चट्टानें मिलती है। और जब अपन बात करते हैं पूर्वी मैदान की, ये पूर्वी मैदान पड़ता है, और इस पूर्वी मैदान के अंदर जो है वह आपके विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती है। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर आर्कियन विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती है। तो इस हिसाब से जब अपन बात करते हैं राइलो क्रिटेशियस क्रम की चट्टानें कहां पर मिलती है, तो यह आपके उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान में मिलती है। अरावली दिल्ली क्रम की चट्टानें जो है वो कहां पर मिलती है, तो ये अरावली में मिलती है। विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं यह आपके पूर्वी मैदान में मिलती है। और आर्कियन विंध्यन जो है ये आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर हाड़ौती में मिलती है। जो उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान है ये तैतीस सागर का अवशेष है। अरावली दिल्ली क्रम जो है यह आपके गोंडवाना लैंड जो है उसका हिस्सा आता है। विंध्यन क्रम जो है यह आपके यानी कि पूर्वी मैदान, यह तैतीस सागर का अवशेष आता है। आर्कियन जो विंध्यन क्रम की चट्टानें जो कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में मिलता है, यह भी आपके गोंडवाना लैंड का हिस्सा आता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर कौन सी मिलती है, यानी कि उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान के लिए राइलो क्रिटेशियस इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, डांग की रानी उपमा जो है वो किसकी है, कौन से जिले को डांग की रानी कहा जाता है। क्योंकि जब अपन अध्ययन करते हैं चंबल नदी का, तो चंबल नदी के प्रवाह की वजह से वहां पर अवनाली का अपरदन होता है उस क्षेत्र के अंदर, पूर्वी राजस्थान में। उस स्थिति के अंदर चंबल नदी की जो तलेटी है वहां पर एक पर्वतमाला फैली हुई है जिसका नाम है विंध्याचल। और इस विंध्याचल पर्वतमाला जो है, यहाँ से जब जो मृदा है, क्योंकि यहाँ से जब आपके चंबल नदी प्रवाहित होगी तो यहाँ की जो मृदा है उसको तो वो अपने साथ में लेके चली जाएगी, और पीछे जो है वो यहाँ पर नुकीले जो है वो पत्थर बच जाते हैं। इन पत्थरों को जो है वो स्थानीय क्षेत्र के अंदर क्या कहा जाता है, डांग कहते हैं। वैसे जो है वो डांग सबसे ज्यादा राजस्थान के करौली जिले में मिलता है, इस वजह से ही करौली जिले जो है इसको क्या कहा जाता है, डांग की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है वो कोटा संभाग के कितने जिलों में संचालित किया जाता है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसी डांग वाला जो क्षेत्र है यानी कि जो ये आपका पथरीला क्षेत्र है, इसको यहाँ से साफ करके और कृषि योग्य बनाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है, डांग विकास कार्यक्रम या फिर डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की जब बात की जाती है तो यह कार्यक्रम राजस्थान के 2 संभाग के अंदर चलाया जाता है। 2 संभाग के 8 जिले इसमें शामिल है। तो 2 संभाग कौन कौन से हैं, एक तो आता है आपका भरतपुर संभाग और एक आता है आपका कोटा संभाग। तो भरतपुर संभाग के 4 जिले, भरतपुर हुआ, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, और कोटा संभाग के 4 जिले इसमें आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। यानी कि कोटा संभाग के कितने जिले शामिल है, तो 4 जिले इसमें, चारों के चारों कोटा संभाग वाले इसमें आते हैं। अगला देखो, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ कब की गई। आप सभी को पता है संभागीय व्यवस्था जो है ये राजस्थान के अंदर एक बार समाप्त की गई थी 1962 के अंदर। किसके द्वारा समाप्त की गई थी, तो मोहनलाल सुखाड़िया, ये राजस्थान के जब मुख्यमंत्री हुए थे तो इन्होंने इसको समाप्त कर दिया अतिरिक्त प्रशासनिक खर्च बताते हुए, और यह 1962 के अंदर खत्म होती है, जो कि वापस जाकर आपके जनवरी 1987 के अंदर वापस शुरू की जाती है, उस समय जब आपके हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। इनके द्वारा 15 जनवरी 1987 को अजमेर जो है, अजमेर इसको राजस्थान का 6ठा संभाग बना दिया जाता है, और इस हिसाब से यह राजस्थान के अंदर वापस व्यवस्था शुरू हो जाती है। क्योंकि उस 1987 के बाद ये निरंतर रूप से चल रही है। फिर 2005 के अंदर भरतपुर संभाग जो है वो राजस्थान का नवीनतम 7वां संभाग अजमेर के बाद में बनता है। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा होगा, 1987। राजस्थान के 33वां जिला जो प्रतापगढ़ का निर्माण हुआ है उसमें कौन सा या फिर कौन से जिले जो है वह शामिल नहीं है। आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान के दक्षिणी हिस्से के अंदर 26 जनवरी 2008 के दिन एक जिला बनाया जाता है, और उस जिले को कहा जाता है प्रतापगढ़। इस प्रकार से कुछ जिले हुआ करते थे। एक जिला तो था आपके जिसका नाम क्या था, चित्तौड़गढ़। एक जिला जो था वो आपके कौन सा था, उदयपुर। एक जिला आता है आपका बांसवाड़ा। इन 3 जिलों के अंदर से एक जिला बनाया जाता है, यहां पर इस जगह पर एक जिला बनाया जाता है इस प्रकार से, यो ये पूरा का पूरा जो जिला है इस जिले का नाम आता है प्रतापगढ़।
इस प्रतापगढ़ जिले के अंदर चित्तौड़गढ़ जो है यहाँ से भी कुछ क्षेत्र शामिल किया जाता है, उदयपुर जो है यहाँ से दरियावाड़ वाला जो क्षेत्र है वो शामिल किया जाता है, बांसवाड़ा जो है यहाँ से भी जो है वो आपके बांसवाड़ा, अरनोद जो है, पीपलकोट, ये यहाँ से शामिल किए जाते हैं और 3 जिले इसमें शामिल हो जाते हैं, यानी कि चित्तौड़गढ़ का हिस्सा लिया जा रहा है, उदयपुर का हिस्सा लिया जा रहा है और बांसवाड़ा का हिस्सा लिया जा रहा है। 3 ही जिले मिलकर जो है वो प्रतापगढ़ का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि उदयपुर उसमें है, उसमें बांसवाड़ा आ जाता है, बांसवाड़ा उसमें आता है और चित्तौड़गढ़ उसमें आता है। डूंगरपुर का उसमें कोई हिस्सा नहीं होता है और भीलवाड़ा का भी कोई हिस्सा नहीं है। तो कौन से जिले जो है वो शामिल नहीं यहाँ पर बोल रहा है, तो इस हिसाब से इसका आंसर कौन सा होगा, चौथा और पांचवा इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 3 नंबर जो है वो यहाँ से सही आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। देखो, जब अपन राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान कुछ इस प्रकार का विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आपको नजर आता है और यह आडी रेखाएं, देखिए अक्षांशीय विस्तार का मतलब है अक्षांशीय रेखाओं का अंतर। अक्षांशीय रेखाएं जो होती है वो आडी होती है और आडी रेखाओं का जो विस्तार है वह राजस्थान के अंदर 23 डिग्री 3 आर्क मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 12 आर्क मिनट उत्तर तक जो है वह इसका विस्तार आता है। ये पूरा का पूरा राजस्थान का अक्षांश जो है वो 2 रेखाओं के अंदर बटा हुआ है। इन दोनों का विस्तार कितना है, यानी कि आपको घटाना होगा इसमें 30 डिग्री 12 आर्क मिनट में से 23 डिग्री और आपके 3 आर्क मिनट इसमें से घटाना है। यहाँ से जो अंतर आएगा वही विस्तार है बेसिकली। तो 12 में से 3 जाएंगे तो 9 तो यहाँ से डिग्री आ जाएगी और 7 तो डिग्री आ जाएगी, 9 यहाँ से क्या आ जाएंगे, मिनट आ जाएंगे, यानी कि 7 डिग्री और 9 मिनट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा डिटेल में करवाया हुआ है, बार बार इसमें इतना ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, देखो 2 बार अपन ने पढ़ा भी है पहले भी कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान की जब अपन बात करते हैं तो इसके अंदर 2 लंबाइयों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दिशा कौन सी है, उत्तर है, ये दिशा है दक्षिण, यह दिशा है पूर्व, ये दिशा है आपके पश्चिम। यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम यही पूछा जाता है कि या तो उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है, तब तो 826 किलोमीटर आ जाती है, और या फिर पूर्व पश्चिम की लंबाई कितनी है तो 869 किलोमीटर आ जाती है। ये 2 ही क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं मैक्सिमम टाइम। और इसको याद रखने के लिए अपन ने पकड़ा भी था कि यहां से पश्चिम का तो पे ले लो और पूर्व का पू ले लो, यानी कि पप्पू जो है उसको क्या रखना है, बड़ा रखना है। तो यानी कि 869 और 826 दोनों के दोनों ऑप्शन में हमेशा मिलते हैं, इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, 69 बड़ा है, 26 बड़ा है, तो 26 जो है वो छोटा है, 69 जो है वो आपके बड़ा है यहाँ पर, और पप्पू जो है वो क्या है, यानी कि पश्चिम से पूर्व वाली लंबाई क्या है, बड़ी है। क्वेश्चन में पूछी क्या जा रही है, पूर्व से पश्चिम वाली, आंसर क्या होगा 869 किलोमीटर, यानी कि 869। अगला देखो, एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित जिला मुख्यालय नहीं है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट जिला मुख्यालय पढ़ते हैं अपन, जिसमें से जैसे कि अलवर जो है, यह सीकर जो है जिला मुख्यालय, ये दोनों के दोनों लगभग एक ही अक्षांश पर आते हैं। इधर से जब बात करते हैं कि दौसा जो है, जयपुर है और जैसलमेर, ये तीनों के तीनों लगभग एक ही अक्षांश पर आते हैं। इसी प्रकार से पाली जो है यह और बाड़मेर जो है यह एक ही अक्षांश पर आते हैं। इसी प्रकार से जालोर और जो भीलवाड़ा है ये लगभग एक अक्षांश पर आते हैं। सिरोही और आपके चित्तौड़गढ़ जो है ये दोनों लगभग एक अक्षांश पर आते हैं। इसी प्रकार से उदयपुर और झालावाड़ जो है ये दोनों के दोनों लगभग एक अक्षांश पर आते हैं, यानी कि एक ही अक्षांश पर स्थित जिला मुख्यालय की बात हो रही है। कौन सा नहीं है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा नहीं है। देखिए सीकर और अलवर ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसलमेर, जयपुर और दौसा यह भी नजर आ रहा है। पाली और अजमेर, अजमेर और पाली नहीं है, पाली के साथ में बाड़मेर है ना कि अजमेर है, ये इसका राइट आंसर होगा। जालोर और भीलवाड़ा ये भी आपके आता है, इस वजह से 3 नंबर सही होगा। अगला देखो, मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करने वाला जिला नहीं है। राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ में जब अपन सीमा की बात करते हैं तो देखिए अच्छे से समझिए इसको थोड़ा सा। राजस्थान के साथ में जो सीमा साझा करते हैं मध्य प्रदेश के साथ, उनमें देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक जिला आता है जिसका नाम आता है धौलपुर, उसके नीचे आता है करौली, किसकी बात हो रही है, मध्य प्रदेश की। उसके नीचे आता है आपके सवाई माधोपुर, उसके बाद में आता है कोटा, उसके बाद में आता है बारा, फिर आता है झालावाड़, फिर भीलवाड़ा, उसके बाद चित्तौड़गढ़, फिर प्रतापगढ़ और उसके लास्ट में आता है बांसवाड़ा। ये 10 ऐसे जिले हैं जो कि 1600 किलोमीटर की लंबाई साझा करते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में, यानी कि धौलपुर उसमें है, उसमें भीलवाड़ा, देखो यहाँ से भीलवाड़ा थोड़ी सी सीमा बनाता है, उदयपुर उसमें नहीं आता है, चित्तौड़गढ़ उसमें आ रहा है, इस वजह से राइट आंसर क्या होगा इसका, उदयपुर सही हो जाएगा। 3 नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत है। पटवारी के अंदर 2015 में और ग्राम सेवक 2016 के अंदर, दोनों के अंदर सेम क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन वहां पर कौन सा वाला पूछा गया था, इसकी जगह पे लिखा हुआ था मुक्त क्षेत्र।
तो राजस्थान का जब अपन बात करते हैं पश्चिम वाला हिस्सा, इस पश्चिम वाले हिस्से के अंदर जब अपन 61.11% क्षेत्र की बात करते हैं और उसमें से भी अपन एक हिस्सा ऐसा अलग बांटते हैं जिसके अंदर अपन कहते हैं कि यह राजस्थान का शुष्क रेतीला मैदान आता है। कौन सा आता है? शुष्क रेतीला मैदान। इस शुष्क रेतीले मैदान को दो भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है। एक भाग तो ऐसा आता है जिसके अंदर बालू के स्तूप मिलते हैं, यानी कि जिसके अंदर क्या मिलती है? रेतीला क्षेत्र प्रदेश है एक प्रकार से, जिसके अंदर आपके स्तूप मिलेंगे, ऐसे पकड़ लो। वो आपके आता है 58.5% इस टोटल का, शुष्क वाले का। और एक आता है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, जिसके अंदर पथरीला क्षेत्र आता है, उल्टे त्रिभुज के समान जो है वह आपके आता है जैसलमेर और जोधपुर और बाड़मेर के बीच में, जो अपन ने पढ़ा भी था, वहां पर लाटी श्रृंखला जो है वो एक प्रकार से जल पट्टी भी मिलती है। और यह आता है 41.5%। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा गया है, 3-4 बार। यहां पर क्वेश्चन के अंदर आपको बोल रहा है बालू का स्तूप युक्त वाला क्षेत्र, जो कि आपका सही आंसर क्या होगा? 58.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप में धसा हुआ जो भूभाग है वो क्या कहलाता है? जब अपन अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप की बात करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार के नजर आते हैं, इस प्रकार से। ये इस प्रकार से होते हैं जिसमें मध्य वाला जो हिस्सा है ये ऊपर उठा हुआ रहता है, ये जो हिस्सा है ये ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है। इस बालू को स्तूप को बोला जाता है अर्धचंद्राकार, इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार, या फिर इसी को ही बोला जाता है बरखान बालू का स्तूप। अर्धचंद्राकार, बरखान या फिर बरछान बालू का स्तूप। इस बालू का स्तूप में जो ये वाला हिस्सा है, ये जो आपके धसा हुआ हिस्सा है, इस वाले हिस्से को कहा जाता है ढांड, इसको बोला जाता है ढांड के रूप में इसको जाना जाता है। जब इसमें पानी जमा हो जाता है तब इसको सर या फिर सरोवर कहा जाता है। तो ढांड आपको पूछ रहा है, यानी कि धसे हुए भाग की ही बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा इसका? सही 2 नंबर होगा, यानी कि ढांड इसको कहा जाता है। अगला देखिए, पीडमोंट पठार जो है ये कहां पर स्थित है? पीडमोंट पठार जो है, बेसिकली पीडमोंट पठार उस पठार को कहते हैं, मान लो कि ये कोई पर्वत श्रृंखला है और इस पर्वत श्रृंखला का जो ये वाला मैदानी क्षेत्र है इसके जस्ट पास में, यहां पर इस पर्वत के जो कंकड़ पत्थर है वो आके यहां पर जमा हो जाएंगे इस क्षेत्र के अंदर, और यहां पर एक पत्थर जो आपके पठारी क्षेत्र जो है उसका निर्माण हो जाता है। तो राजस्थान के अंदर जब अपन बात करते हैं इस प्रकार के क्षेत्र की, तो राजस्थान के अंदर एक जिला है जिसका नाम है आपके राजसमंद। इस राजसमंद के अंदर इस हिस्से के ऊपर जो है वो आपके अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। इस अरावली पर्वतमाला के फैलने की वजह से इस क्षेत्र के अंदर जो है वह एक पठार का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के पठार को जो है वह पर्वत पदीय पठार भी बोला जाता है, क्योंकि ये किसी पर्वत के पद, यानी कि इस आपके इसका पैर वाला जो हिस्सा है या फिर नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें इसका निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है, मुख्य रूप से उस क्षेत्र को कहा जाता है देवगढ़। राजसमंद में एक क्षेत्र भी पड़ता है देवगढ़। अगर आपको डायरेक्टली क्षेत्र पूछ ले कि पीडमोंट पठार राजस्थान के किस क्षेत्र में है तो देवगढ़ होगा, और अगर जिला पूछ रहा है तो राजसमंद आपका सही आंसर हो जाएगा। पर्वतपदीय पठार का यह एक प्रकार से उदाहरण इसमें आता है। अगला क्वेश्चन देखो, गंधमादन की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? गंधमादन की पहाड़ी राजसमंद के अंदर ही जो है वो है, ये पहाड़ी फैली हुई है और इसके ऊपर राजसमंद का एक प्रमुख जो आपका किला है वह स्थित है, जिसको कहा जाता है कुंभलगढ़ का किला। और कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है ये मुख्य रूप से मेवाड़ जो आपके राजवंश है, इस मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी या फिर संकटकालीन स्थली भी कहलाती है। जब भी किसी भी प्रकार का आक्रमण होता था मेवाड़ राजवंश पर, तो वह जाकर इस कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसके अंदर जाकर शरण लेते थे। और यह कुंभलगढ़ जो दुर्ग है यह गंधमादन जो पहाड़ी आपके कहां पर स्थित है? राजसमंद के अंदर है। यहाँ पर जाकर जो है वह शरण लेते थे और राजसमंद के अंदर यह स्थित आती है। ठीक है, 4 नंबर इसका सही आंसर होगा। बाप बोल्डर किस जिले के अंदर स्थित है? देखिए, बाप जो है वो एक क्षेत्र आता है, अपन पढ़ते भी है बाप, एक झील भी पढ़ते हैं खारे पानी की, जो कि कहां पर आती है? जोधपुर के अंदर आती है। वहां पर एक चट्टाने मिलती है जिसको बोला जाता है बाप बोल्डर। ठीक है ना, तो जोधपुर क्षेत्र के बाप के जो आपके जोधपुर के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है, यानी कि जोधपुर के बाप क्षेत्र के अंदर मिलने वाली जो चट्टाने हैं उनको बाप बोल्डर कहा जाता है। जिला यहां पर पूछ रहा है, बेसिकली जोधपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। मगरा विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? देखिए, मगरा विकास कार्यक्रम जो है इसको समझने से पहले आपको मगरा के बारे में पता होना चाहिए। जब अपन मगरा की बात करते हैं तो राजस्थान का एक जिला आता है जिसका नाम है उदयपुर। इस उदयपुर जिले के उत्तर के अंदर एक जिला पड़ता है राजसमंद, इधर पड़ता है चित्तौड़गढ़, इधर आता है भीलवाड़ा, यहाँ पर अजमेर, यहाँ पर पाली। यानी कि टोटल जिले कितने हो गए? 1 2
3, 4 और 5, इन 5 जिलों में, यानी कि उदयपुर के उत्तर में पथरीला एक पर्वतीय क्षेत्र मिलता है जिसको तो कहा जाता है मगरा, और यह राजस्थान के 5 जिलों के अंदर ये पड़ता है ये क्षेत्र। इन 5 जिलों के, जिसके अंदर अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और पाली, इन 5 जिलों में इस मगरा वाला जो क्षेत्र है इसको सुधारने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 2005-6 के अंदर एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसको कहा जाता है मगरा विकास कार्यक्रम। ये मुख्य रूप से जो है वह इस क्षेत्र के लिए एक प्रकार से डेडिकेटेड अपन कह सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका 2005-6। अगला क्वेश्चन देखो, सुमेलित करना है। एक तरफ आपको उपनाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको क्षेत्र दिए हुए हैं। देखिए जैसे कि कांठल जो है ये क्या है, आप सभी को पता है, रियासतकालीन जो आपके प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है उसको देवलिया कहते थे, और उस क्षेत्र के अंदर एक नदी प्रवाहित होती थी जिसका नाम था माही नदी, और माही नदी जो है उसका प्रवाह क्षेत्र, चूंकि कांठल का एक प्रकार से शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है किनारा। किनारा शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किनारा इसका होता है, यानी कि जो माही नदी का बहाव क्षेत्र है उसी को ही क्या कहा जाता है, कांठल कहा जाता है। ये किसके साथ में मिलेगा, 2 के साथ में। देवलिया जो है ये रियासतकालीन किसको कहा जाता है, प्रतापगढ़ को कहते हैं। मेवल जो है ये, मेवल मुख्य रूप से एक क्लास भी अपनी डाली हुई है यूट्यूब के ऊपर, राजस्थान के प्रमुख जो है वह एक प्रकार से ये क्षेत्र जो है इनके नाम डाले हुए हैं, लगभग 30 से 35 क्षेत्र डाले हुए हैं। ये सारे के सारे वागड़, मेवल, देवल क्या होता है ये सब कुछ मैंने बता रखा है, वो क्लास जरूर देख लेना है। मेवल जो है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में पथरीला क्षेत्र है जिसको मेवल कहा जाता है, और यहां से जो है वह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके 4 के साथ में ये मिल जाएगा। वागड़ क्या है, रियासत काल के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है उसको वागड़ कहा जाता है, यानी कि यह 1 के साथ में मिलान करेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2, 3, 4 और 1, इसका राइट आंसर होगा 2, 3, 4 और 1, यानी कि 3 नंबर। ठीक है, अगला देखिए, आडा वाला पर्वत कहां पर स्थित है, आप सभी को पता है बूंदी जिले के अंदर एक पर्वत फैला हुआ है जिस पर्वत का नाम क्या है आपके, आडा वाला, बूंदी जिले में। और बूंदी जिला जो है वह कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इन 4 जिलों के अंदर एक जिला आता है जिसका नाम क्या है, बूंदी जिला है। और यह जो क्षेत्र है यह राजस्थान के कौन से वाले हिस्से में आते हैं, तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर हाड़ौती के प्रदेश के अंदर आपके बूंदी शामिल है, और बूंदी का ही एक पर्वत है आडे वाला जिसके अंदर अपन 4 दर्रे भी पढ़ते हैं। उन दर्रे का नाम आता है बूजेराला, इस नाम से अपन पढ़ते हैं। बूंदी का दर्रा, जेतवास का दर्रा, रामगढ़ खटकड़ का दर्रा और लाखेरी का दर्रा, ये 4 दर्रे बूंदी के दर्रे हैं जो इस आडावाला में ही स्थित है, और आडावाला बूंदी में है। बूंदी किसका हिस्सा है, हाड़ौती का प्रदेश का, इस वजह से राइट आंसर क्या होगा इसका 4 नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, माही बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना राजस्थान की हिस्सेदारी 50% है। देखो माही जो परियोजना है, यह माही नदी परियोजना, चूंकि माही नदी राजस्थान और गुजरात के बीच में प्रवाहित होती है, तो राजस्थान और गुजरात इसके अंदर जो है एक प्रकार से हिस्सेदारी रखते हैं, या फिर माही बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना में राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान के द्वारा मुख्य रूप से इसमें 45% और गुजरात के द्वारा इसमें 55% की हिस्सेदारी रखी जाती है। क्योंकि यहां से एक खास बात आती है, तो चूंकि पहले तो ये देख लो कथन सही है गलत है। माही बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना के अंदर राजस्थान की हिस्सेदारी 50% है, यह गलत हो गया, क्योंकि राजस्थान की हिस्सेदारी इसमें कितनी है 45% की, तो पहला कथन क्या हो गया गलत। गुजरात को इस परियोजना से केवल सिंचाई हेतु जल प्राप्त होता है, ये इसकी खास बात है। गुजरात, चूंकि किसी भी बहुउद्देश्य परियोजना में 2 काम मुख्य रूप से हो सकते हैं, एक हो सकता है सिंचाई का, दूसरा हो सकता है विद्युत का। माही परियोजना के अंदर विद्युत का पूरा जो काम है वो राजस्थान के द्वारा ही किया जाता है। 140 मेगावाट राजस्थान के द्वारा उत्पादन होता है और पूरी तरह से उपभोग भी होता है। सिंचाई का काम केवल जो है वो आपके गुजरात के लिए है, तो गुजरात इसमें विद्युत कुछ नहीं लेता है, केवल सिंचाई ही लेता है। यह बिल्कुल बात एकदम सही है, कथन दूसरा सही है। माही नदी से विद्युत का उत्पादन और उपभोग 100% राजस्थान करता है, यह भी बिल्कुल सही है। यहां से 140 मेगावाट विद्युत मिलती है और उसका पूरी तरह से उपभोग कौन करता है, राजस्थान ही करता है। आपको क्या पूछ रहा है इसमें से, असत्य कथन, ध्यान देना है, असत्य कथन के ऊपर फोकस करना है। केवल कथन एक ही इसमें असत्य है, सत्य नहीं पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अगला देखिए, मातृकुंडिया जो है वह आपके स्थित है। मातृकुंडिया जो है ये मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ जिले में आता है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको। चित्तौड़ के अंदर आता है और एक नदी प्रवाहित होती है चित्तौड़ में से, बनास नदी, उसके तट के ऊपर जो है वो ये झील स्थित है, मातृकुंडिया झील, जो कि एक प्रकार से आदिवासियों का पुष्कर या फिर कुंभ भी कहलाता है। यहाँ पर आदिवासियों के द्वारा या फिर दक्षिणी राजस्थान के अंदर पुष्कर की जितनी इसकी मान्यता है वहां पर अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। बनास नदी के तट के ऊपर जो है वो आपके मातृकुंडिया स्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में।
मेजा बांध स्थित है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम हाल ही के एग्जामों के अंदर पूछा गया है। मेजा बांध जो है ये भीलवाड़ा के अंदर है, भीलवाड़ा में। और दूसरी खास बात आती है कि मेजा बांध जो है वो बनास की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कोठारी नदी। इस कोठारी नदी के ऊपर भीलवाड़ा के अंदर मेजा बांध बना हुआ है। राइट आंसर क्या होगा? कोठारी नदी। ये याद कर लेना थोड़ा सा, ये बार बार पूछा जा रहा है। मेजा बांध कौन सी नदी पर है, ये ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। कोठारी नदी पर है, भीलवाड़ा जिले में है। कच्छोर झील जो है ये कहां पर स्थित है? दो झीलें आती है, एक झील का नाम तो आता है आपका कच्छोर, जो आपके सामने इस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कच्छोर। एक झील आती है आपके कोछोर झील, एक आती है कोछोर। कोछोर की जब बात आती है तब आंसर हो जाता है सिक्कर जिला, ध्यान देना है। और जब बात आती है कच्छोर की तब आंसर हो जाता है जैसलमेर जिला। तो राजस्थान के अंदर कच्छोर जो झील है ये कहां पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर स्थित है कच्छोर। जबकि कोछोर होता तो आंसर क्या हो जाता? सिक्कर हो जाता। बाकी नागौर के अंदर भी कई सारी डेगाना है, कि आपके नावा की है, कि डीडवाना है, ये झीलें आती है कुछ। इसी प्रकार से आपके बाड़मेर के अंदर पचपदरा एक प्रमुख खारे पानी की झील आती है। ये कच्छोर झील भी खारे पानी की झील है जो कि जैसलमेर के अंदर आपके स्थित आती है। कावो झील भी एक प्रमुख रूप से जैसलमेर में खारे पानी की झील आती है। वर्तमान राज्य में कुल कितनी रामसर साइट है? देखिए रामसर साइट जो है यह रामसर ईरान के अंदर एक जगह पड़ती है, ईरान। और इस ईरान के अंदर 2 फरवरी 1971 के दिन एक सम्मेलन होता है जिसको रामसर सम्मेलन कहा जाता है। और उसमें यह कहते हैं कि ऐसा क्षेत्र जो कि दलदली हो, आर्द्र भूमि के रूप में हो, उस क्षेत्र को हम रामसर साइट के रूप में घोषित करेंगे या फिर संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करेंगे। ये उस समय जो है वो इसके अंदर डिसीजन लिया गया था। राजस्थान के अंदर पहली रामसर साइट जो है वह बनाई जाती है आपके केवला देव को। केवला देव, केवला देव जो आपके कहां पर है? भरतपुर के अंदर स्थित है, भरतपुर। केवला देव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान की पहली बनाई जाती है, 1982 के अंदर इसको बनाते हैं। दूसरी बनती है आपके सांबर झील, सांबर झील जो कि जयपुर, अजमेर, नागौर के बीच में स्थित है। और जयपुर में है, अजमेर और नागौर, इन 3 जिलों में इसका विस्तार है। और ये 1990 के अंदर राजस्थान की दूसरी रामसर साइट बनाई जाती है। यानी कि वर्तमान में कितनी है? केवल 2 ही रामसर साइट है, बस इतना सा ध्यान रखना है। अगला देखिए, राज्य की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव चलाई गई थी। यहां पे क्वेश्चन काफी आसान बना दिया है क्योंकि उदयपुर के अंदर 3 ऐसी झीलें हैं। एक झील आती है जिसका नाम है पिछोला झील, एक झील आती है जिसका नाम है आपके स्वरूप सागर, स्वरूप सागर। और एक झील आती है जिसका नाम है फतेह सागर, फतेह सागर। राजस्थान के अंदर पहली बार सौर वेधशाला जो स्थापित की गई थी वो तो फतेह सागर पर होती है। फतेह सागर पर क्या स्थापित होती है? सौर वेधशाला, वेधशाला, अंतरिक्ष वेधशाला, सौर वेधशाला जो है वो यहाँ पर स्थापित होती है राजस्थान की पहली फतेह सागर पर। जबकि इस पिछोला झील के अंदर राजस्थान की जो है वह पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली जो नाव है वो क्या है? इसके अंतर्गत चलाई गई थी। तो आंसर चूंकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट से आ गया है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अगर झील से पूछता तो थोड़ा क्वेश्चन अच्छा बनता कि सौर वेधशाला तो फतेह सागर में है, जबकि पिछोला के अंदर क्या है? आपके सौर से चलने वाली नाव चलाई गई। आना सागर के तट के ऊपर बारादरी की छतरियों का निर्माण किसने करवाया था? आना सागर जो झील है ये कहां पर स्थित है? अजमेर जिले के अंदर स्थित है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा रहा है। आना सागर जो है ये किसके द्वारा निर्माण किया गया है? तो आना जी के द्वारा, या फिर अर्णोराज जिसको कहा जाता है, अर्णोराज, इनके द्वारा निर्मित किया गया था। इसी के तट के ऊपर जो है वो दौलत बाग भी स्थित है। इसी के तट के ऊपर जो है बारादरी की छतरियां स्थित है। और ये जो बारादरी की छतरियां है इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, जो कि आपके प्रमुख रूप से यहाँ पर पर्यटन का एक केंद्र माना जाता है। कागा की छतरिया जो है ये कहां पर स्थित है? कागा की जो छतरिया है ये पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि जोधपुर के अंदर स्थित है। पर्यटन के क्वेश्चन है कुछ, ये ध्यान देना है, जोधपुर में स्थित है। दूसरी चीज, जोधपुर के जो राठौड़ राजवंश वहां पर रहते हैं, तो जोधपुर के राठौड़ों की जो है वो छतरिया है कागा की छतरिया। और यहाँ पर एक झील है जिसका नाम क्या है? आपके कायलाना झील। इस कायलाना झील के तट पर ही आपके कागा की छतरिया है। और इन कागा की छतरियों के ऊपर ही एक मेला बढ़ता है, राजस्थान का प्रमुख मेला, जिसको शमशानों का मेला कहा जाता है। यह भी याद रख लेना, कहीं पूछ लेगा, शमशानों का मेला। ये इसी के तट के ऊपर बढ़ता है, इसी कागा की छतरियों के अंदर बढ़ता है ये मेला, शमशानों का मेला, राजस्थान के अंदर जोधपुर जिले के अंदर बढ़ता है। कायलाना झील ये आपको पता चल गया, बाकी जिले भी पता होनी चाहिए। देखो बालसमंद झील कहां पर है? राजसमंद के अंदर है। इसको राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। सिलीसेड जो है ये आपके कहां पर है? सिलीसेड जो है अलवर के अंदर है। इसको राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। कोलायत झील जो है ये कहां पर है? तो बीकानेर के अंदर है कोलायत झील, जहां पर जो है वह आपके मेला बढ़ता है, पुष्कर के जैसे ही आपके मेला यहाँ पर बढ़ता है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की कितनी मीठे पानी की झीलें शामिल है?
देखो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम जो है इसके अंदर राजस्थान की 5 झीलें शामिल है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज 5 कौन कौन सी है, देखो 2 तो है उदयपुर से कौन कौन सी है, एक तो है आपके पिछोला झील, एक तो है पिछोला, ये भी उदयपुर के अंदर है, और दूसरी आती है आपके फतेह सागर, दूसरी आती है फतेह सागर, ये भी कहां पर है, आपके उदयपुर में है। 2 जिले जो है वह अजमेर से इसमें ली गई है, एक तो आ जाती है आपके आना सागर, आना सागर ये कहां पर है, आपके अजमेर में है, और एक आ जाती है आपके पुष्कर झील, पुष्कर झील ये भी कहां पर है, अजमेर के अंदर है। और एक इसमें आती है राजस्थान की सबसे ऊंची झील जो कि सर्दियों के अंदर जमती है, नक्की झील इसमें आती है जो कहां पर है, सिरोही के अंदर है। ये राजस्थान की 5 जिले हैं जिनको राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्योंकि यहाँ पर केवल संख्या ही पूछी गई थी इसलिए क्वेश्चन आसान हो गया, 5 हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन अगर झीलों से पूछता कि कौन सी शामिल नहीं है तब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता था। दैनिक व वार्षिक तापांतर का न्यूनतम अंतर रखने वाला जिला, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो 2 चीजें इसमें एक साथ जोड़ी गई, एक तो है दैनिक तापांतर और एक है वार्षिक तापांतर। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जैसे कि मान लो सुबह की अगर 9 बज रखी है, इस टाइम के अंदर टेम्परेचर कितना है, पहली बार तो ये बात हो रही है। और दूसरी चीज मान लो कि रात की 9 बज रखी है, इस टाइम टेम्परेचर कितना है। एक ही दिन के अंदर सुबह का और शाम का यानी कि दिन का जो ताप का अंतर है वो कहलाता है दैनिक तापांतर। दूसरी चीज आती है वार्षिक तापांतर, मान लो कि जनवरी के महीने के अंदर टेम्परेचर कितना है, और दूसरा जो सबसे राजस्थान का सबसे गर्म महीना माना जाता है जून, उसके अंदर टेम्परेचर कितना है। या फिर ये ऐसे भी कह सकते हैं कि एक वर्ष के अंदर जो है वो सर्वाधिक टेम्परेचर और न्यूनतम टेम्परेचर का अंतर कहलाता है वार्षिक टेम्परेचर या फिर वार्षिक तापांतर जिसको अपन बोलते हैं। तो ऐसा राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें ये दैनिक तापांतर और ये वार्षिक तापांतर इनका जो अंतर है वो सबसे कम है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो राजस्थान का डूंगरपुर ये जिला है जिसका सबसे यह क्या आता है, आपका सबसे कम जो है वो दैनिक और वार्षिक तापांतर आता है। वैसे अपने को क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का ऐसा जिला जिसका दैनिक तापांतर सबसे कम है, सॉरी सबसे ज्यादा है, तो वह कौन सा है, जैसलमेर है। और वार्षिक तापांतर भी सबसे ज्यादा है तो कौन सा जिला है, तो भी जैसलमेर ही आता है। क्योंकि यहां पर किस चीज की बात हो रही है, सबसे कम की, दोनों का अंतर की, डूंगरपुर इसका सही आंसर होगा। जुलाई माह में राजस्थान में 1000 मिलीबार समदाब रेखा निम्न में से कौन से जिले से नहीं गुजरती है। देखो जब राजस्थान के अंदर अप्रैल का महीना होता है, सॉरी जुलाई का महीना होता है, उस समय राजस्थान के अंदर सिरोही जिले से एक जो है वह आपके 1000 मिलीबार समदाब रेखा जो है वो यहां से गुजरती है, जो कि सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ इन 4 जिलों से आपके 1000 समदाब रेखा गुजरती है। इसके अलावा 999 का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, तो वो भी याद रखना है। सिरोही से, जालोर से एक प्रकार से ये शुरू होती है जो कि आपके पाली के अंदर जाती है, पाली से जो है वो आपके अजमेर में आती है, अजमेर से टोंक में आती है, टोंक से सवाई माधोपुर में आती है। यह राजस्थान के अंदर जो है ये सिरोही से है बेसिकली, सिरोही, पाली, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ये कितनी है, ये 999 वाली है। जब आपके 1000 की बात होती है तो सिरोही, उदयपुर, पाली और आपके सॉरी प्रतापगढ़ और झालावाड़ के अंदर ये जाती है। यानी कि इनमें से कौन सा जिला नहीं है बेसिकली, तो सिरोही इसमें है, उदयपुर इसमें है, झालावाड़ इसमें है, बांसवाड़ा जिला इसमें नहीं है, प्रतापगढ़ एक चौथा जिला है जो इसमें शामिल होता है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है, ऐसा वृक्ष जिससे कि किसी को पैसों की प्राप्ति होती है या फिर धन की प्राप्ति होती है या फिर जो हमें हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ देता है, उस वृक्ष को कहा जाता है बेसिकली कल्प वृक्ष। आदिवासियों के अंदर एक पेड़ आता है जिसका नाम आता है महुआ। इस महुए जो है इसकी वजह से जो है वो यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं वह शराब का निर्माण करते हैं, और इस महुआ के पेड़ से बनी हुई शराब जो है वो आपके माओडी कहलाती है, माओडी। तो यहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनके लिए यह महुआ का जो पौधा है ये एक प्रकार से धन अर्जन के लिए काफी बड़ा योगदान देता है। इसीलिए इस महुआ के पौधों को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने वन मंडल है, देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। राजस्थान के अंदर पहले 12 हुआ करते थे, वर्तमान में राजस्थान के अंदर 13 जो है वो वन मंडल है टोटल, क्लास के अंदर बता रखा है अच्छे से, वहां से आप देख लेना। अगला देखिए 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल कितना है। नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के अंदर एक व्यक्ति के हिसाब से जो है वो 0.0037 हेक्टेयर जो है वह आपके वन मिलता है, इतना वन मिलता है प्रति व्यक्ति के हिसाब से, ठीक है ना। तो यहां पर बात हो रही है प्रति व्यक्ति के हिसाब से क्षेत्रफल जो है वो कितना है 17वीं वन रिपोर्ट के हिसाब से, याद रख लेना है 0.0037।
राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में मिलता है? किसकी बात हो रही है? क्षेत्रफल के हिसाब से। ये मैंने एक ट्रिक भी करवा रखी है। आपको अगर राजस्थान में पूछा जाए कि मैक्सिमम, चाहे एरिया की बात करें और चाहे प्रतिशत की बात करें, राजस्थान में मैक्सिमम वन जो है वह आपके उदयपुर के अंदर आते हैं। उदय, अल, प्रताप अपन याद रखते हैं, अलवर और प्रतापगढ़। यह राजस्थान के अंदर 1 नंबर पर आता है, ये 2 नंबर पर आता है, ये 3 नंबर पर है। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक एरिया के हिसाब से वन उदयपुर में है, फिर अलवर है, फिर प्रतापगढ़ है। और जब अपन बात करते हैं प्रतिशत के हिसाब से, तब आ जाता है उदय प्रताप सी, यानी कि उदयपुर। दूसरे नंबर पर आता है प्रतापगढ़ और तीसरे नंबर पर आता है सिरोही। उदय प्रताप सी से इसको याद रखते हैं। यानी कि चाहे एरिया के हिसाब से बात करें या फिर प्रतिशत के हिसाब से बात करें, दोनों ही कंडीशन के अंदर उदयपुर के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मिलता है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका सही? 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सुमेलित कीजिए जिला और आपके शुभंकर दे रखा है। राजस्थान के अंदर, राजस्थान का जो एक प्रकार से वन विभाग है, उसके द्वारा प्रत्येक जिले के अंदर एक जीव को संरक्षण प्रदान करने के लिए हर जिले के लिए एक जिला शुभंकर घोषित किया गया था। और वह जिला शुभंकर आपको मिलान करना है, कौन सा क्या है। देखिए, मैक्सिमम के अंदर वही जिले के अंदर वही शुभंकर मिलता है जो वहां पर सबसे ज्यादा आपको देखा जाता है या फिर पाया जाता है। जैसे कि पाली की जब बात होती है तो पाली के अंदर तेंदुआ जो है, इसके लिए पाली को संरक्षण प्रदान कर रखा है। यानी कि कहने का मतलब, आप लोग पढ़ते भी है, पाली के अंदर जवाई डैम के ऊपर संरक्षण क्षेत्र जो है वह घोषित कर रखे हैं राजस्थान के, जिसको लेपर्ड एक प्रकार से कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। तो पाली के अंदर हो जाएगा तेंदुआ। राजसमंद के अंदर जब अपन बात करते हैं तो कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है, वहां पर भेड़िया जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए राजसमंद जो है वो भेड़िए के लिए संरक्षित कर दिया है। झुंझुनू के अंदर जो है वो आपके काला तितर आता है। धौलपुर के अंदर जो है वो आपका पचीरा आता है। मिलान कर लीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? 3 जो है वो सबसे पहले आएगा इसमें, 3, उसके बाद में आ जाएगा 1। तो 3, 1, 2 और 4 जो है वो इसका सही आंसर होगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 नंबर जो है वो सही उत्तर रहने वाला है। मोथिया घास के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? देखिए, राजस्थान के अंदर चूरू जिले के अंदर एक अभ्यारण्य पड़ता है जो कि 2 चीजों के लिए जाना जाता है। एक तो मोथिया घास के लिए जाना जाता है और एक काले हिरण के लिए, यानी कि कृष्ण मृग के लिए जाना जाता है। और यह आपके अभ्यारण्य कौन सा आता है? तो यह आता है आपका ताल छापर, जो कि कहां पर है? चूरू जिले के अंदर स्थित है ताल छापर। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ये कहां पर है? जैसलमेर और बाड़मेर जिले के अंदर 3100 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। 1981 के अंदर बनाया गया, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। गजनेर अभ्यारण्य कहां पर है? तो यह बीकानेर के अंदर आता है, गजनेर। और सीतामाता अभ्यारण्य कहां पर है? तो यह प्रतापगढ़ के अंदर आपके आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय पक्षी के लिए संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान का पहला राष्ट्रीय पक्षी के लिए संरक्षित, क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ के करना है। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? अपना मोर। यानी कि मोर के लिए संरक्षित राजस्थान का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो गाडावाला बीकानेर ये नहीं है। बिसलपुर टोंक, बिल्कुल ये टोंक के अंदर पड़ता है बिसलपुर। यह आपका राजस्थान के अंदर मोर के लिए संरक्षित किया हुआ क्षेत्र आता है। शाकंभरी ये भी नहीं है, उमेदगंज भी नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? 2 नंबर जो है वो सही आंसर होगा। बिसलपुर टोंक मोर के लिए संरक्षित है। मोर क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। तो राजस्थान का पहला राष्ट्रीय पक्षी के लिए संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वह आपका बिसलपुर टोंक आ जाता है। राज्य का नवीनतम संरक्षित क्षेत्र जो है वह कहां पर स्थित है? नवीनतम संरक्षित क्षेत्र, राजस्थान का नवीनतम 16वां जो है वह संरक्षित क्षेत्र हाल ही में बनाया गया है, जिसका नाम है रणखार। और रणखार जो है ये राजस्थान के कौन से जिले में है? तो जालोर जिले के अंदर रणखार स्थित है। आंसर इसका क्या होगा? 3 नंबर होगा। मरुदरा जैविक उद्यान प्रस्तावित है। राजस्थान के अंदर जैविक उद्यान जो है उसकी अगर अपन बात करें तो 3 तो वर्तमान में कार्यरत है, जिसमें एक तो आता है सज्जनगढ़, एक आता है आपके माचिया सफारी जो कि जोधपुर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है। माचिया सफारी जो है वह आपके जोधपुर के अंदर है। एक आता है आपके, एक जो है आपके आता है नाहरगढ़। नाहरगढ़ जो है ये आपके जयपुर के अंदर पड़ता है। ये 3 तो वर्तमान में चल रहे हैं। एक आता है आपके अभेड़ा, अभेड़ा जो है ये आपके कोटा में पड़ता है। और एक आता है आपके मरुधरा, और मरुधरा जो है ये आपके बीकानेर के अंदर पड़ता है। मरुधरा कहां पर पड़ता है? बीकानेर। तो मरुधरा जैविक उद्यान प्रस्तावित कहां के लिए है? बीकानेर के लिए प्रस्तावित है। आंसर इसका 3 हो जाएगा। राजस्थान के अंदर कृषि विभाग के द्वारा मृदा का कितने भागों के अंदर बांटा गया है? कृषि विभाग के द्वारा जब अपन बात करते हैं राजस्थान में कृषि विभाग का मृदा वर्गीकरण, तो 14 प्रकार की मृदाएं कृषि विभाग ने राजस्थान में बताई है। डीसी जोशी ने कितनी बताई है? तो 10 बताई है। 10 किसने बताई है? डीसी जोशी ने। ये भी याद रख लेना, ठीक है।
राजस्थान में सेम समस्या से संबंधित स्काडा प्रणाली जो है वो किस देश की सहायता से संचालित की जा रही है? स्काडा प्रणाली क्या होती है? उससे पहले आती है कि सेम समस्या क्या होती है। राजस्थान के अंदर या फिर कहीं पर भी कोई भी अगर नहर प्रवाहित हो रही है, नहर के अंदर जो पानी प्रवाहित हो रहा है, यदि वह उस नहर से बाहर निकलकर आ जाता है टूटकर किसी भी कारण से, मान लो अगर नहर की अगर सीमेंट जो है वो टूट गई और आसपास के खेतों में अगर पानी आके जमा हो गया, तो लंबे समय तक जब पानी जमा हुआ रहता है तो इस प्रकार से नीचे का जो जिप्सम है उसका जमाव यहाँ पर एक प्रकार से कठोर भाग के रूप में हो जाता है। फिर पानी का जो है वो यहाँ से एक प्रकार से नीचे की तरफ जो है पानी नहीं जाता है, यहाँ पर खेतों के अंदर पानी भरा हुआ ही रहता है एनी टाइम। इस समस्या को तो कहा जाता है सेम की समस्या। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज्यादा और श्री गंगानगर जिले में दूसरे नंबर पर सेम की समस्या देखने को मिलती है। इस सेम की समस्या से निपटान के लिए इसमें दो काम किए जा सकते हैं। पहला काम तो किया जाता है कि इसके अंदर जिप्सम जो है वह डाला जाता है, और जिप्सम जो है इसका प्रयोग इतना ज्यादा भी नहीं कर सकते। इस वजह से एक प्रणाली अपनाई गई नीदरलैंड के सहयोग से, और वह जो प्रणाली आती है वो कौन सी आती है आपके? स्काडा प्रणाली। इस प्रणाली में करते कुछ नहीं है, बस ये कहा गया है कि इधर जो है वो मोटर रखो और इस मोटर से इस पानी को जो है वापस इस नहर के अंदर डाल दो। ये बस इतनी सी एक प्रकार से टेक्निक बताई गई है। आपको उस देश का नाम याद रखना है, नीदरलैंड। मृदा अपरदन का कारण क्या है? कारण है बोल रहा है, ध्यान रखना है। देखो, नियंत्रित पशुचारण, नियंत्रित पशुचारण जो है वह मृदा अपरदन का कारण नहीं बन सकता। अनियंत्रित पशुचारण बन सकता है, क्योंकि जब पशुओं को चराया जाता है, पशुचारण का मतलब है पशुओं को जब चराया जाता है और अनियंत्रित प्रकार से अगर चराया जाता है, तब उनके खुर की वजह से जो मृदा है वो ढीली हो जाती है और मृदा अपरदन देखने को मिल सकता है, चाहे वायु वाला हो चाहे पानी वाला हो। लेकिन नियंत्रित अगर पशुचारण है तो यह मृदा अपरदन का कारण नहीं बन सकता, यानी कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता। इस प्रकार से कर लो। वैज्ञानिक ढंग से खेती करना, देखो वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं करना अगर यह रहता तो वो मृदा अपरदन का कारण बन सकता था, क्योंकि अगर वैज्ञानिक ढंग से कृषि नहीं होती, मान लो कि वह क्यारा और धोरी वाली जो पद्धति उससे अगर पानी पिलाते, तो उसकी वजह से जो पानी के साथ में मृदा है वो लंबी दूरी तक मतलब एक प्रकार से चले जाते। या फिर अगर वैज्ञानिक ढंग से अगर खेती नहीं होती तो मेड़बंदी भी नहीं कर पाते, तो फिर भी जो है वो मृदा अपरदन हो जाता किसी प्रकार से, मान लो अगर ज्यादा वर्षा भी होती तो वैज्ञानिक ढंग से खेती करना ये मृदा अपरदन का कारण नहीं हो सकता। इसके बाद में इसमें आओ पहले, मेड़बंदी करना। देखो, किसी भी खेत के चारों ओर जो आपके मेड़बंदी की जाती है, उसकी वजह से यहाँ पर होने वाली जो वर्षा है, इस वर्षा के पानी के साथ में यहाँ की मृदा बहकर नहीं जाती, क्योंकि ये मेड़ जो है वो इस पानी को यही रोक लेती है। तो यहाँ पर तो मृदा अपरदन क्या हो रहा है? रुक रहा है उल्टा मेड़बंदी से, ना कि हो रहा है। जबकि आपको क्या पूछ रहा है? मृदा अपरदन का कारण क्या है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो बचा हुआ है का आंसर तो इसका यही होगा। लेकिन इसको समझिए, बालू स्तूपों का स्थायीकरण नहीं होने देना। देखो, बालू का स्तूप पश्चिमी राजस्थान के अंदर, रेत के जो बालू के जो टीले होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जब चले जाते हैं तो उसको बोला जाता है बालू का स्तूपों का एक प्रकार से विस्तार। और बालू का स्तूपों का स्थायीकरण अगर हो जाए, यानी कि मान लो यहां पर बालू का स्तूप है और इसको अगर यहीं पर ही रोक दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये यहाँ वाली जो मृदा है ये यहाँ से यहाँ पर नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? मृदा का अपरदन रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो क्या बोल रहा है कि इस बालू का स्तूप का जो स्थायीकरण है ये नहीं होने देना, यानी कि इसका स्थायीकरण नहीं होने देने का मतलब इसको यहाँ से यहाँ पर जाने देना, और ये यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो फिर तो मृदा अपरदन हो जाएगा, यानी कि यह मृदा अपरदन का कारण हो सकता है। आंसर क्या होगा इसका? 3 नंबर एकदम सही होगा। पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना व्यास परियोजना में राजस्थान की भागीदारी कितनी है? देखो, व्यास परियोजना जो है वो पंजाब हरियाणा और राजस्थान के सहयोग से चल रही है, जिसमें राजस्थान की सबसे ज्यादा भागीदारी है। राजस्थान की किसी भी संयुक्त परियोजना में सबसे ज्यादा जो भागीदारी है वह व्यास परियोजना में है, और यह कितनी है? तो 58.5% की यह भागीदारी देखने को मिलती है। 58.5 की देखो व्यास में है, एक बार सारी देख लो। जब अपन बात करते हैं भाखड़ा नांगल की, तो इसमें राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वह आपके 15.22% की आती है। जब अपन बात करते हैं राजस्थान की चंबल नदी के अंदर, तो चंबल के अंदर आती है आपके 50% की। जब अपन बात करते हैं माही नदी के हिसाब से, तो माही नदी के अंदर राजस्थान की जो हिस्सेदारी आती है वह आती है 45% की। ये 4-5% है जो आप ध्यान रख सकते हैं। आंसर क्या होगा इसका? 58.5% आपके हो जाएगा व्यास के लिए राजस्थान की हिस्सेदारी। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल का पूर्व नाम क्या था, यानी कि पहले नाम क्या हुआ करता था? देखो, पन्ना और बिन्ना अपन याद रखते थे, बीकानेर और नागौर के अंदर सिंचाई उपलब्ध करवाती है पन्नालाल बारूपाल। इसी पन्नालाल बारूपाल जो है लिफ्ट नहर, इसका पूर्व के अंदर नाम क्या हुआ करता था? तो इसको पहले कहा जाता था गजनेर लिफ्ट नहर।
गजनेर अभ्यारण्य जो है वो बीकानेर के अंदर पड़ता है, उधर से ये लिफ्ट नहर आती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था पहले, गजनेर लिफ्ट नहर जो है वो इसको कहा जाता था। वर्तमान में इसको पन्नालाल बारूपाल कहते हैं। बीकानेर नागौर में यह सिंचाई देती है। केरू बेरू जोलियाली मध्यम सिंचाई परियोजना का संबंध जो है वो कौन से जिले से है? केरू बेरू जोलियाली जो है ये राजस्थान के केरू और बेरू दो गांव पड़ते हैं जोधपुर के अंदर, वहां पर यह परियोजना चलाई जा रही है, जोधपुर से ये संबंधित है। आंसर याद रख लेना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। बजट 2022-23 के अंदर प्रस्तावित लघु सिंचाई परियोजनाओं में असंगत कथन का चयन करना है। यानी कि एक तरफ परियोजना दे रखी है लघु सिंचाई की, एक तरफ संबंधित जिला है, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? देखिए जावर, चांदीपुर, उदयपुर, आप इसमें जावर देखकर आप जावर उदयपुर मत कर देना, वो सीसा जस्ता चांदी वाली। जावर जो आपके चांदीपुर आपके जो ये लघु सिंचाई परियोजना है, यह झालावाड़ जिले के अंदर है, ना कि उदयपुर में। यानी कि असंगत क्या हो गया, यहीं पर ही हो गया। बाकी माणकलाव खांगता जो है वो आपके जोधपुर के अंदर पड़ती है, सिंगोला 12 में है, बुंगी राजगढ़ जो है वो आपके चूरू के अंदर। बाकी सारी सही है, 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन करना है। सही कथन देखना है। किरात जो है ये भील का ही अन्य नाम मिलता है, बिल्कुल सही है। एक जो है वो पौराणिक जाति के रूप में जानी जाती है आपके भील जनजाति, जिसका नाम जो है वो किरात मिलता है वहां पर, ये एकदम सही है। भीलों के मकान जो है वो टापरा या फिर कू के रूप में जाने जाते हैं, फिर इनके मकानों को टापरा या फिर कू कहते हैं, ये भी एकदम सही है। इनके मकानों को टापरा या कू कहा जाता है। और टापरा से फला, फला से पाल का निर्माण किया जाता है, ये भी सही है। देखिए इनके सबसे नीचे जो कंडीशन होती है वो होती है टापरा, ऐसे समझिए। टापरा या फिर जो कू है ये तो सबसे नीचे होते हैं, जो कि घर होते हैं। थोड़े से घर मिलकर जो है वो आपके क्या बनाता है, फला बनाता है, जो कि एक प्रकार से आप वार्ड मान सकते हैं। और उस वार्ड से मिलकर जो है वो पाल बनता है, जिसको अपन गांव मान सकते हैं। तो इस पाल के मुखिया को जो है उसको कहा जाता है पालजी, पालजी, या फिर इसी को बोला जाता है गामेती। तो आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीलों का जो मुखिया होता है वो गामेती या फिर पालजी कहलाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इस पाल का मुखिया होता है वो पाल जो है ये फला से मिलकर बनता है, और फला जो है वो टापरा या फिर कू जो उनके घर कहलाते हैं उनसे मिलकर बनाता है। तो यानी कि तीनों ही कथन इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिए, असंगत का चयन करना है, यानी कि गलत कौन सा है इसमें से वो देखना है आपको। एक तरफ आपको दिया हुआ है बारू। बारू जो है ये युद्ध से पूर्व बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। बिल्कुल, जनजातियों के अंदर बारू जो है यह एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, जिसको युद्ध से पहले बजाया जाता है क्षेत्रीय स्थान के ऊपर। ये एकदम सही है, इसके अंदर असंगत चुनना है आपको। दापा प्रथा जो है वो वधु का मूल्य होता है, बिल्कुल यह भी एकदम सही है। दापा प्रथा जो है वो एक प्रकार की कह सकते हैं कि जब आदिवासियों के अंदर या फिर जनजातियों के अंदर जब विवाह किया जाता है, उस समय उस लड़की के बदले में दिए जाने वाला जो धन है उसके पिता को, वह कहलाता है दापा, और इस प्रथा को कहा जाता है दापा प्रथा। तो यह भी क्या है, एकदम सही सुमेलित है। गोल्लड जो है ये क्या होता है, नाता आई हुई स्त्री की संतान, ये भी एकदम सही है। ऐसी स्त्री जिसके मान लो कि पति जो है, उस पति की अगर मान लो कि मृत्यु हो गई या फिर वो पति छोड़कर वो अगर किसी दूसरे के साथ में जा रही है, उस महिला को बोला जाता है नाता आई हुई महिला। और उसके साथ में जो बच्चे आते हैं उस बच्चे को बोला जाता है गोल्लड, या फिर आपके जो है वो आपके गोल्लड, इसको बेसिकली बोला जाता है। और यह भी क्या है, एकदम सही सुमेलित है। अगला आता है मायस, मृत्यु भोज। ये गलत सुमेलित है, क्योंकि मायस जो है एक आता है झगड़ा कर और एक आता है मायस कर। जनजातियों के अंदर क्या होता है कि मान लो कि जब किसी नाता आई हुई जो स्त्री है, यानी कि किसी स्त्री को अगर कोई व्यक्ति नाते पर लेके आना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको 2 प्रकार के कर देने होते हैं, जिसमें एक कर को तो कहा जाता है मायस कर, ये कर का प्रकार है मायस, ना कि मृत्यु भोज। और दूसरा आता है उसको कहा जाता है झगड़ा कर। तो एक तो जो है वो महिला के जो घर वाले हैं उसको दिए देने पड़ते हैं, और दूसरी कंडीशन के अंदर जिसकी वो मतलब कि बहू को लेके आ रहा है उस घर में देने पड़ते हैं। 2 प्रकार के कर होते हैं, जिनको मायस और झगड़ा कर कहा जाता है, ना कि ये मृत्यु भोज है। असंगत का सुमेल करना था, असंगत यही होगा इसमें, 4 नंबर। बीजा एवं मावा जो है वो किस जनजाति की उपजाति है? राजस्थान के भरतपुर के अंदर एक जनजाति मिलती है, सांसी जनजाति। इसके अंदर उपजाति के रूप में आपके 2 उपजाति आती है, एक आती है बीजा और एक आती है मावा। 2 नंबर इसका सही आंसर। परिवर्ती क्षेत्र विकास दृष्टिकोण, इसको बोला जाता है मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, माडा के रूप में यह जाना जाता है। माडा यानी कि जनजातीय क्षेत्र के अंदर एक प्रकार से विकास करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसको कहा जाता है माडा, परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। 1978-79 के अंदर यह कार्यक्रम चलाया जाता है। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में अभी पूछा भी गया था ये क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरीफ की फसल नहीं है, कौन सी फसल जो है वो खरीफ की नहीं है? यानी कि 3 फसलें कौन सी है आपकी, खरीफ की है, एक कौन सी है, रबी की है। सोयाबीन जो है ये किसकी फसल है, खरीफ की है। जोजोबा या फिर होहोबा क्या है, खरीफ की फसल है, एक प्रकार का ट्री बेस ऑयल, टीबीओ इसको कहा जाता है।
और इसका जो है एक प्रकार से इसके छोटे छोटे फल लगते हैं, उसका तेल निकाला जाता है और उसका प्रयोग जो है वो सौंदर्यीकरण की वस्तुओं के अंदर किया जाता है। तिल जो है ये तो वैसे ही खरीफ की फसल है, गर्मियों के अंदर तिल बोए जाते हैं। तारामीरा जो है ये किस प्रकार की फसल है, रबी की फसल है तारामीरा की, अभी बोई हुई होगी दिसंबर जनवरी के अंदर जो है ये देखने को मिलती है। जो अपना गोडावण जो होता है, गोडावण की एक प्रकार से फेवरेट फसल मानी जाती है तारामीरा, उसको वो खाता भी है। अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना कार्यरत है, कहां पर चल रही है? देखो राजस्थान के अंदर बाजरा के रिलेटेड दो प्रमुख जो है वो अनुसंधान केंद्र आते हैं। एक तो कहलाता है अखिल भारतीय बाजरा समन्वित एक प्रकार से अनुसंधान केंद्र या फिर परियोजना, और दूसरा आता है बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है। दो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो मंडोर जो कि कहां पर पड़ता है, जोधपुर, दोनों क्वेश्चन शायद इस पेपर में है। जोधपुर मंडोर के अंदर तो है अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना चल रही है, जबकि बाड़मेर के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई कि हम वहां पर बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना करेंगे। तो वो क्वेश्चन भी अभी आएगा, तो देख लेंगे उसमें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये रहा बाजरा अनुसंधान केंद्र, इसमें आ गया। देखिए सबसे पहले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलाना है। राजस्थान के अंदर मक्का अनुसंधान केंद्र कौन से जिले में है? बांसवाड़ा के अंदर मक्का अनुसंधान केंद्र है। माही कंचन माही धवल प्रमुख जो है वो मक्का की किस्में मानी जाती है, और लाल लोमी मृदा जो है वो मक्का के लिए प्रमुख एक मृदा का काम करती है। चावल अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर ही चावल अनुसंधान केंद्र आता है। कावेरी, परमल, चंबल ये प्रमुख जो है वो किस्में चावल की आती है। जवाहर अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां पर है? राजस्थान में सर्वाधिक जवार का उत्पादन अजमेर में होता है, और वल्लभनगर उदयपुर के अंदर यहां पर एक जगह पड़ती है वल्लभनगर। वल्लभनगर उदयपुर के अंदर जो है वो आपके जवाहर अनुसंधान केंद्र है। इसी वल्लभनगर के अंदर भैंस अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। बाजरा अनुसंधान केंद्र जो है ये आपके बाड़मेर के अंदर स्थित है। ये बिल्कुल नवीनतम है, इसकी हाल ही में घोषणा ही है, तो इसलिए इसको स्पेशली याद करके जाना है। बाड़मेर के अंदर बाजरा अनुसंधान केंद्र आता है, इसको ऐसे भी याद रख लेना, बाजरा के अंदर भी बा है, बाड़मेर में भी बा है। मिलान कर लीजिए 1 2 3 4 ही इसका सही मिलान हो रहा है, यानी कि सारे के सारे एक दूसरे के समानांतर है। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ई नाम के रूप में जो है वो आप लोग एक पोर्टल सुनते होंगे, और इस पोर्टल की शुरुआत एक प्रकार से अप्रैल 2016 में की गई थी, और इसका मुख्य रूप से एक ही लक्ष्य था कि राजस्थान या फिर भारत की जितनी मंडियां हैं उन सभी को मंडियों को ऑनलाइन लेके आ जाए, ताकि किसान जो है उसको ऑनलाइन ही भाव पता चल जाए कि क्या भाव चल रहा है मंडी के अंदर, और किस भाव से उसको फसल जो है बेचनी है या खरीदनी है, जो भी है वो सारा का सारा काम इसके ऊपर होगा। यानी कि ये एक प्रकार का कैसा है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। और किसके ऊपर है एग्रीकल्चर मार्केट? इलेक्ट्रॉनिक रूप से, यानी कि सारा का सारा जो काम है वो किस पर होने वाला है? मोबाइल के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर होने वाला है। निम्नलिखित में से सत्य कथन जो है उसका चयन करना। देखिए सही कथन कौन सा है? राजस्थान की पहली सूती वस्त्र की मिल 1898 ईस्वी के अंदर ब्यावर में स्थापित की गई थी। देखो ब्यावर में तो की गई थी, ये तो बिल्कुल सही है, सेठ दामोदर दास राठी ने की थी, पोखरण के रहने वाले थे। लेकिन स्थापित कब की गई थी? 1898 में नहीं है, 1889 में की गई थी, यानी कि 89 के अंदर ये की गई थी। और यानी कि इसके अंदर गलती किस चीज की हो गई? इस स्थापना वाली डेट की गलती हो गई, तो ये वाला कथन गलत हो गया। फरवरी 2009 के अंदर केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा को वस्त्र एक प्रकार से निर्यातक नगर का दर्जा दिया था, ये बिल्कुल सही बात है। स्टेट वूलन मिल जो है वो बीकानेर में है, ये भी एकदम सही है। राजस्थान की खुद की राज्य की जो ऊन मंडी है वो बीकानेर के अंदर स्थापित है। 2 और 3 इसमें पूछ रहा क्या है? सत्य कथन ही पूछ रहा है, यानी कि दूसरा और तीसरा इसमें क्या है? सत्य कथन है। आंसर क्या होगा? 2 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है? देखो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग जो है वो सूती वस्त्र उद्योग है, और ये राजस्थान का अभी भी सबसे बड़ा उद्योग है एक प्रकार से। तो राजस्थान का प्रथम स्थान पर कौन सा है सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग? वो सूती वस्त्र है। और दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है वह चीनी उद्योग आता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन आता है आपके सामने, एक तरफ आपको सीमेंट फैक्ट्रियां दे रखी है, दूसरी तरफ जिला दे रखा है कि कौन सा किससे सुमेलित है। देखिए अंबुजा सीमेंट जो है ये राजस्थान के अंदर कहां पर है? अंबुजा सीमेंट जो है ये पाली के अंदर आपके खारियावास के अंदर एक इसकी फैक्ट्री लगी हुई है अंबुजा की, पाली के अंदर, ये इसका सही आंसर होगा। मंगलम सीमेंट जो है ये कहां पर है? मोडक कोटा के अंदर जो है वो मंगलम सीमेंट का जो है वो कारखाना है मोडक के अंदर, ठीक है, यहां पर मंगलम सीमेंट का कारखाना है। राजश्री सीमेंट कहां पर है? जोधपुर के अंदर एक खारिया खंगार करके एक जगह पड़ती है, खारिया,
इस खारिया के अंदर जो है वो जोधपुर के अंदर राजश्री सीमेंट का फैक्ट्री लगी हुई है। और श्री सीमेंट जो है, ये श्री सीमेंट का फैक्ट्री तो लगी हुई है पाली के रास के अंदर, जबकि इसका मुख्यालय जो है वो ब्यावर अजमेर के अंदर है, इसलिए इसको अजमेर के अंदर काउंट करेंगे। और ब्यावर के अंदर जो है वह आपकी इसकी फैक्ट्री आती है। तो आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए, देख लीजिए। सबसे पहले 3 के साथ में ये मिलान करेगा, उसके बाद में यह 2 के साथ में मिलान करेगा, बी जो है वो 2 से होगा, फिर 4 और 1, यानी कि 4 नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सेंट गोबेन ग्लास कारखाना कहां पर स्थित है। सेंट गोबेन जो है ये अलवर के अंदर स्थित है, एक ग्लास का कारखाना है जहां पर बेसिकली दारुओं की बोतल भी बनाई जाती है। जो आपके यहाँ पर सूरतगढ़ के अंदर जो अपना कारखाना है, चीनी मिल है, वहां पर जो आपके चुकंदर से जो शराब बनाई जाती है उसको भी सेंट गोबेन के ग्लासों में ही, यानी कि इसी की बोतलों में डाला जाता है। अलवर के अंदर ये स्थित है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से जो है वो 2 कारखाने तो धौलपुर में स्थित है, किसके, ग्लास के लिए, और एक कारखाना जो है वो कोटा के अंदर भी स्थित आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांबर साल्ट लिमिटेड में नमक उत्पादन में केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी कितनी है। केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी, इसमें केंद्र 60% और राज्य 40% अपनी हिस्सेदारी रखता है। सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर नमक का उत्पादन होता है, और हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड जो कि केंद्र की एक संस्था है उसके अधीनस्थ रहकर वो काम करती है। भारत सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा राजस्थान के अंदर कितने जिंक स्मेल्टर प्लांट स्थापित किए गए हैं। राजस्थान के अंदर 3 जो है वो जिंक स्मेल्टर प्लांट वर्तमान में चल रहे हैं। एक तो देबारी के अंदर है जो कि उदयपुर के अंदर पड़ता है, देबारी उदयपुर के अंदर जिंक स्मेल्टर प्लांट है। एक आपका स्थापित है सांदेसरी खुर्द के अंदर, सांदेसरी खुर्द, ये कहां पर पड़ता है, तो ये राजसमंद के अंदर पड़ता है। सांदेसरी खुर्द जो है वह एक इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से आपके आता है। और एक जो है वह इसके अंदर आता है आपका चंदेरिया, जो कि आपके चित्तौड़ के अंदर पड़ता है। चंदेरिया जो कि आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। ये आपके प्रमुख रूप से 3 कारखाने हैं जो कि जिंक स्मेल्टर प्लांट के रूप में जाने जाते हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा काम किया जाता है इसके अंदर। असंगत विकल्प का चयन करना, यानी कि कौन सा इसमें गलत जो है वो मिलान कर रखा है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, आप सभी को पता है एचएमटी जो आपके कहलाता है वो अलवर में नहीं है, ये अजमेर के अंदर चलता था किसी समय। एचएमटी की घड़ियां आती थी हिंदुस्तान मशीन टूल्स के नाम से, चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया था, गलत हो जाएगा इसके अंदर। बाकी इंस्ट्रूमेंटेशन कोटा में है, सही है। ब्लैक स्टोन के टायर आपकी जोधपुर में, ये भी सही है। अलवर लैंप्स के रूप में जो है वह आपके जयपुर के अंदर कारखाना लगा हुआ है हेडलैम्प का, वो भी एकदम सही है। राजसिकों के संबंध में सत्य कथन की चयन करना है। इसकी स्थापना 1980 में जयपुर में की गई। जयपुर में तो इसका मुख्यालय है, लेकिन इसकी स्थापना जो है वो 1961 के अंदर की गई थी, ना कि 1980 के अंदर, गलत हो जाएगा। यह हस्तकला उद्योग जो है उसके लिए ऋण उपलब्ध करवाता है। देखो राजसिकों की फुल फॉर्म आती है RAJSICO, इसको बोला जाता है राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, यानी कि ये छोटे उद्योग जो है उसके लिए काम करने वाली एक संस्था है जो कि स्मॉल उद्योगों के लिए और हस्तकला से जुड़े हुए जो भी उद्योग है उनके लिए ऋण देने का काम करती है। ये इसके लिए एकदम सही है। सत्य कथन कौन सा होगा इसमें, केवल 2 जो है वह इसका सही कथन होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से असंगत का चयन करना है। रिको के द्वारा स्थापित किए जाते हैं विशिष्ट पार्क, और वह पार्क कौन कौन से जिले में है, कहां पर है, ये इसके बारे में इसकी जानकारी इधर दे रखी है। कौन सा गलत हो रखा है, देखो सिरेमिक कॉम्प्लेक्स जहां पर टाइल वगैरह बनती है वो आपके खारा बीकानेर में है, ये एकदम सही बात है, सही सुमिलित है। वुलन कॉम्प्लेक्स जहां पर जो है वो ऊन से रिलेटेड चीजें बनती है वो आपके नर्बद खेड़ा ब्यावर अजमेर के अंदर है, ये भी एकदम सही बात है। फ्लोरिकल्चर जो है यह आपके सीतापुरा जयपुर में है, ये गलत हो गया यहां पर, क्योंकि यह कहां पर स्थित है, यह अलवर के अंदर स्थित है। अलवर के खुसखेड़ा के अंदर स्थित है आपके फ्लोरिकल्चर, जहां पर सेंट इत्र वगैरह बनाए जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा, 3 नंबर होगा। और लेदर कॉम्प्लेक्स जहां पर चमड़े से जुड़ी हुई चीजें बनती है, जूते हुए जो भी है, वो सारे के सारे आपके मानपुरा माचड़ी जयपुर के अंदर पड़ता ही है, जयपुर में, यहां से जो है वो इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार के द्वारा सेज एक्ट कब पारित किया गया। राजस्थान सरकार के द्वारा सेज, सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 2003 के अंदर स्थापित किया गया। इसको एक प्रकार से विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी कि ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर अगर कोई विदेशी कंपनी आकर खुद की कंपनी या फिर खुद की छोटा सा कारखाना अगर स्थापित करना चाहता है तो राजस्थान सरकार के द्वारा उनको इस प्रकार की सुविधा दी जाती है कि जिस क्षेत्र के अंदर वो स्थापित कर रहा है उस क्षेत्र के अंदर सारे के सारे नियम कानून उस देश के हिसाब से चलेंगे, पहली बात। दूसरी चीज कि वहां पर उसको मुफ्त के अंदर, जैसे कि शुरुआती दौर में बिजली फ्री में दी जाएगी, वहां की जो जगह है उसका रेंट भी कम लिया जाएगा, कई सारी ऐसी सुविधाएं दी जाएगी ताकि बाहर से आने वाली जो कंपनी है वो यहाँ पर आके अपने उद्योग धंधे स्थापित करें।
है। इसके लिए विशेष आर्थिक जोन की स्थापना की जाती है, जो आपके सेज एक्ट के रूप में जाना जाता है, 2003 में राजस्थान सरकार के द्वारा पास किया गया था। राजस्थान में कितने जिला उद्योग उप केंद्र है? देखो उप केंद्र की बात हो रही है, जब बात होती है राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र कितने हैं, तो 36 है। तब तो इसका आंसर हो सकता था आपके 1। और जब बात होती है उप केंद्र की, तो राजस्थान के अंदर जिला उद्योग उप केंद्र जो है वो 8 है। आंसर इसका 3 होगा, एकदम सही। निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग प्राप्त है? जीआई टैग होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स, या फिर एक प्रकार से भौगोलिक, इसको सूचकांक, भौगोलिक जो है एक प्रकार से कह सकते हैं इसको कि खुद का जो है वो अधिकार है। किसी भी क्षेत्र के अंदर किसी विशेष चीज का अगर उत्पादन हो रहा है तो उस क्षेत्र के लिए जीआई टैग प्राप्त किया जाता है। जैसे कि सोजत की मेहंदी, पाली के अंदर सोजत पड़ता है, वहां की जो मेहंदी है वो उस क्षेत्र के लिए जीआई टैग प्राप्त की हुई है, ये एकदम सही होगा इसका। बीकानेरी रसगुल्ला, देखो बीकानेरी रसगुल्ला नहीं है, बीकानेर की जो भुजिया है इसको आपके जीआई टैग दिया हुआ है कि इस प्रकार की जो भुजिया है इसका नाम, यानी कि बीकानेरी भुजिया के नाम से कोई दूसरे राज्य के अंदर या फिर दूसरे स्टेट के अंदर जो है वो इस प्रकार की भुजिया बनाकर उसका नाम बीकानेरी भुजिया नहीं रख सकता, वहां वाले लोगों को ही जीआई टैग प्राप्त है। रसगुल्ला नहीं होगा इसमें, भुजिया होगा, ये गलत हो जाएगा। फुलकारी, फुलकारी जो है ये एक प्रकार की कलाकृति है जो कि पंजाब को, राजस्थान को और हरियाणा को, 3 राज्यों को मिलाकर इसमें एक साथ जो है वो जीआई टैग दिया गया, ये भी एकदम सही है। थेवा कला जो है यह आपके सोनी परिवार प्रतापगढ़ का जो है उसके द्वारा कांच के ऊपर सोने से कारीगरी की जाती है, उसको थेवा कला कहते हैं, इसको भी जीआई टैग प्राप्त है। यानी कि 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर होगा। 3 नंबर जो है वो इसके लिए सही आंसर रहेगा, 1, 3 और 4। अगला देखिए, राजस्थान का पहला थर्मल पावर स्टेशन। देखिए थर्मल पावर स्टेशन उसको कहा जाता है जिसका उत्पादन जो है वो मुख्य रूप से 1000 मेगावाट से क्या हो, कम हो। 1000 मेगावाट से कम उत्पादन वाला प्लांट जो है वो थर्मल पावर स्टेशन कहलाता है। राजस्थान का पहला थर्मल पावर स्टेशन कोटा जो है यह आता है, कोटा थर्मल पावर स्टेशन इसको कहते हैं, बाद में ये सुपर थर्मल भी बन गया। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ है, जबकि राजस्थान का पूर्णतः क्रिटिकल आधारित थर्मल पावर स्टेशन कालीसिंध है, जो कि आपके झालावाड़ में है। राज्य का पहला निजी क्षेत्र का सौर ऊर्जा प्लांट जो है वो किस स्थान पर है? निजी क्षेत्र का और राजस्थान का पहला और सौर ऊर्जा का प्लांट खींवसर के अंदर स्थापित किया गया था, नागौर के अंदर। खींवसर नागौर के अंदर जो है वह राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा आधारित जो है वो निजी क्षेत्र का प्लांट स्थापित किया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से असंगत का चयन करना है। कौन सा इसमें से गलत जो है वो आपके मिलान कर रखा है? अगोरिया सोलर परियोजना बाड़मेर के अंदर, बिल्कुल एकदम सही है, अगोरिया सोलर परियोजना बाड़मेर में चल रही है। धूनिया सोलर परियोजना जोधपुर में चल रही है। मोकला सोलर परियोजना बीकानेर के अंदर नहीं है, मोकला सोलर परियोजना जो है ये जैसलमेर के अंदर है, जैसलमेर। मोकला सोलर परियोजना जैसलमेर में है। गोरिर सोलर परियोजना झुंझुनू के अंदर, ये भी एकदम सही है। आंसर क्या होगा इसका? 3 नंबर होगा, बाकी सारे सुमेलित है। मोकला वाली जो है वो जैसलमेर के अंदर है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में शामिल नहीं है? देखो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है ये राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़, अजमेर जिला, नागौर जिला, जोधपुर जिला और बीकानेर जिला, इन 5 जिलों को राजस्थान से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंदर शामिल किया है, जो कि आपके गुजरात से लेकर मोगा पंजाब तक एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से राजस्थान के इन 5 जिलों में से गुजर रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए जाएंगे, जिसमें चित्तौड़गढ़ जिला है, जिसमें अजमेर जिला है, जिसमें जोधपुर जिला है, जिसमें जैसलमेर जिला शामिल नहीं है। क्वेश्चन के अंदर नहीं बोल रहा था, बाकी आपके नागौर और आपके जो आपके बीकानेर है वो अतिरिक्त रूप से याद रख लेना। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। देखिए लोह अयस्क पूर्व बनेरा के अंदर मिलता है, बिल्कुल सही है। पूर्व बनेरा जो है ये आपके भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, लोह अयस्क के लिए जाना जाता है। मैग्नीज तलवाड़ा और लीलवानी जो है ये आपके बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है, जो कि मैग्नीज के लिए जाना जाता है, ये भी एकदम सही है। सीसा जस्ता रामपुरा आगूचा, बिल्कुल रामपुरा आगूचा जो है ये आपके राजसमंद के अंदर मिलता है, जहां पर आपके सीसा जस्ता चांदी जो है इसका जमाव क्षेत्र आता है, ये भी एकदम सही है। तांबा के लिए हमीरगढ़, ये आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि हमीरगढ़ जो है ये पूर्व बनेड़ा के पास में ही है, यानी कि पूर्व बनेड़ा और हमीरगढ़ दोनों के दोनों लोह अयस्क के लिए जाने जाते हैं, तांबे के लिए नहीं जाने जाते हैं। असंगत इसका क्या होगा? आंसर 4 नंबर इसका सही होगा। सुमेलित कीजिए, सूची 1 की तरफ जिले दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर आपके तांबे के भंडार क्षेत्र दिए हुए हैं। देखिए झुंझुनू के अंदर कौन सा क्षेत्र है? चांदमारी कोलीहान जो क्षेत्र है ये झुंझुनू के अंदर किसके लिए जाना जाता है? आपके तांबे जमाव के लिए। अलवर के अंदर भगोनी, बिल्कुल अलवर के अंदर भगोनी है, और एक आता है मुंडियावास खेड़ा, ये 2 प्रमुख क्षेत्र जो है वह आपके अलवर के अंदर तांबे के जमाव क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं।
उदयपुर के अंदर सलूमर जो है यह भी क्षेत्र किसके लिए है, तांबे के जमाव के लिए है। और भीलवाड़ा के अंदर जो है वो पुरदरीबा एक क्षेत्र आता है जो तांबे के जमाव के लिए जाना जाता है। आंसर क्या होगा इसका, 1 2 3 4 होगा, यानी कि 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, आनंदपुर भूकिया जगतपुर भूकिया जो है वो स्थान किस खनिज से संबंधित है। राजस्थान के अंदर आनंदपुर और जगतपुर भूकिया जो है ये सोने के जमाव के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर ये पाए जाते हैं। तिमारन माता घाटोल क्षेत्र भी अतिरिक्त रूप से याद रख लेना है। एक आता है तिमारन माता और एक आता है आपके घाटोल। ये क्षेत्र भी यहीं पर ही है, सोने के लिए जमाव है, बांसवाड़ा में पड़ते हैं, सोने के लिए ये जाने जाते हैं। राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पर पाइराइट मिलता है, देखिए राजस्थान का एकमात्र जिला है सीकर जिला, जहां पर एक खान है सलेदीपुरा। सलेदीपुरा, सलेदीपुरा सीकर के अंदर एक खान है जहां से क्या निकाला जाता है, पाइराइट निकाला जाता है। आंसर इसका 4 होगा। अगला क्वेश्चन, असंगत का चयन करना है। देखिए हीरा आपके मालपुरा के अंदर, पन्ना जो है वो काला गुमान में, गार्नेट इंद्रगढ़, लाजवर्त मणि चंद्रावती। लाजवर्त मणि चंद्रावती सिरोही वाला सही है, गार्नेट इंद्रगढ़ सही है, पन्ना काला गुमान सही है, हीरा मालपुरा ये गलत हो जाएगा। मालपुरा के अंदर हीरा नहीं मिलता, हीरा जो है वो राजस्थान के अंदर प्रतापपुर के अंदर मिलता है, एक क्षेत्र आता है बेसिकली प्रतापगढ़ के अंदर आता है ये, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के अंदर राजस्थान में हीरे का जमाव क्षेत्र माना जाता है, जो कि एक प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर बेसिकली असंगत पूछ रहा है, तो हीरा जो है वो मालपुरा में नहीं है, मालपुरा टोंक है। टोंक के अंदर गार्नेट या फिर तांबड़ा मिलता है, राजमहल में भी मिलता है, टोंक सर्वाधिक उत्पादन भी करता है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान के रूप में जाने जाने वाली इस संस्था की स्थापना कब होती है। राजस्थान के अंदर जो मेगा हाईवे का निर्माण होता है, उस मेगा हाईवे के निर्माण के लिए 2004 के अंदर जो है वह ब्रिज कॉरपोरेशन एक कंपनी हुआ करती थी ब्रिज कॉरपोरेशन के नाम से, उसका नाम बदलकर 2004 में रीडकोर कर दिया गया और ये वर्तमान में राजस्थान में मेगा हाईवे बनाती है। 2004 के अंदर इसकी स्थापना होती है। आंसर इसका 3 हो जाएगा। हरे रंग का माइलस्टोन जो है वो किसका प्रतीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो माइलस्टोन होते हैं, जब भी अपन सड़क के किनारे देखते हैं तो इस प्रकार के कुछ माइलस्टोन नजर आते हैं। वैसे मैंने अच्छे से करवा रखा है, जो अपनी एक क्लास अपलोड की थी यातायात के साधन, इसमें ये हरे रंग का हो जाए तो कौन सी हाईवे हो सकती है, तो इसको बोला जाता है स्टेट हाईवे। जो आपके राज्य राजमार्ग होता है वो इसमें ये हरे रंग का होता है। और अगर ये आपके यहाँ वाला जो अगर लाल रंग का हो जाता है, मान लो ये लाल रंग का हो जाता है, तो यह आपके ग्रामीण सड़कें हो जाती है, ग्रामीण सड़कों का ये लाल रंग का मिलता है। अगर यह वाला माइलस्टोन अगर आपके पीले रंग का हो जाए, अगर ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कैसा हो जाता है, अगर पीले रंग का हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह नेशनल हाईवे NH बन जाती है। और अगर यह काले रंग का या चॉकलेटी रंग का हो जाए, अगर यह आपके माइलस्टोन जो है ऊपर वाला हिस्सा यह अगर चॉकलेटी रंग का हो जाता है, मान लो कि कुछ इस प्रकार का अगर हो जाता है, तो फिर यह आपके मेगा हाईवे या फिर डिस्ट्रिक्ट हाईवे भी बन जाती है। फिर इसको क्या बोल देते हैं, मेगा हाईवे बोल देते हैं। तो आपके किसकी बात हो रही है, हरे रंग का माइलस्टोन, हरे रंग का मतलब स्टेट हाईवे की बात हो रही है। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 नंबर सही होगा। परिवहन का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था। राजस्थान के अंदर 1989 के अंदर, 1989 के अंदर जो आपके पर्यटन है उसको उद्योग का दर्जा देकर सभी लोगों को बोल दिया कि अब जो है वो आप उद्योग के हिसाब से जो है वो पर्यटन का यूज करो, बढ़िया से जो है वो PG वगैरह बनाओ, लोगों को रखो और पैसे कमाओ। राजस्थान का प्रमुख पर्यटन स्थल अदरशिला का मंदिर जो है वो किस जिले में स्थित है। थोड़ा सा यहाँ से पर्यटन का एक क्वेश्चन आ गया जो कल्चर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। राजस्थान के कोटा जिले के अंदर जो है वो अदरशिला का आपके मंदिर स्थित है, ये आप याद रख सकते हैं। असंगत का चयन कीजिए, गलत जो है वो इसमें से कौन सा है। एक तरफ है महोत्सव, एक तरफ है आपकी तिथि। देखिए ऊंट महोत्सव जनवरी के अंदर मनाया जाता है, बिल्कुल ऊंट महोत्सव जो है ये राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर मनाया जाता है और जनवरी के अंदर मनाया जाता है, ये एकदम सही है। हाथी महोत्सव जो है ये राजस्थान के आमेर के अंदर मनाया जाता है, आमेर के अंदर, जयपुर में पड़ता है आमेर, वहां पर हाथी महोत्सव मार्च में मनाया जाता है, ये भी एकदम सही है। मीरा महोत्सव राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मनाया जाता है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के अंदर ही सर्वाधिक मीरा रुकती है काफी समय तक, और यह फरवरी में नहीं मनाया जाता है, यह आपके दिसंबर में मनाया जाता है। तो मीरा महोत्सव दिसंबर के अंदर मनाया जाता है। आंसर आपके असंगत पूछ रहा है, इसलिए आंसर तो ये हो जाएगा। आगे मेवाड़ महोत्सव जो है ये आपके उदयपुर के अंदर मनाया जाता है, उदयपुर में मनाया जाता है और अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, यह भी बिल्कुल एकदम सही है। आंसर इसका 3 नंबर एकदम सही होगा। राजस्थान देश का कितने प्रतिशत ऊन उत्पादन करता है। देखो आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान 13.32% दूध का उत्पादन करता है,
इतना तो क्या करता है, दूध का उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश के बाद में राजस्थान का दूसरा स्थान है दूध उत्पादन में। और जबकि अगर अपन बात करें 37.44% जो है वह राजस्थान ऊन का उत्पादन करता है। भारत के अंदर जो है वो पहला स्थान रखता है ऊन उत्पादन के अंदर आपके राजस्थान, 37.44%। 20वीं पशुगणना के अनुसार गोवंश में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के अंदर 2 ही ऐसे वंश थे जिनके अंदर 19वीं से 20वीं पशुगणना के अंदर वृद्धि होती है, जिसमें एक तो आता है भैंस वंश और एक आता है गोवंश। भैंसों के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि होती है 5.53% की, जबकि गायों के अंदर दूसरे नंबर पर आपकी वृद्धि होती है जो कि आपके 4.60% की वृद्धि होती है। दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर भैंस है 4.60%। आंसर इसका 4 नंबर एकदम सही होगा। भैंस की किस नस्ल को हरियाणा क्वीन के नाम से जाना जाता है? देखो हरियाणा क्वीन जो है वो मुर्रा या फिर खुंडी को कहा जाता है, मुर्री या फिर खुंडी। जिस भैंस के, अगर ये मान लो कि भैंस का सिर है तो इसके जो बिल्कुल सींग जो है वो बिल्कुल ऐसे घूमे हुए रहते हैं अंदर की तरफ, इसलिए इसको बोला जाता है खुंडी या फिर मुर्रा, और ये हरियाणा क्वीन के रूप में जानी जाती है। असंगत का चयन कीजिए, कौन सा इसमें से जो है वो आपके गलत है। एक तरफ बकरी वंश है, एक तरफ स्थान दिया हुआ है। देखिए जमुनापरी जो है वो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर बकरी मिलती है, गलत हो गया। जमुनापरी जो है वो कोटा जोन के अंदर मिलती है। कोटा जोन के अंदर आपके कौन सी मिलती है? जमुनापरी। असंगत यहीं पर ही हो गया। जखराना जो है वो एक गांव पड़ता है, अलवर के अंदर मिलती है, बिल्कुल सही है। बरबरी बकरी भरतपुर जोन में मिलती है, बिल्कुल सही है। लोही या फिर देसी मध्य अरावली में मिलती है, यह भी एकदम सही है। आंसर क्या होगा? जमुनापरी कोटा के लिए है, शेखावाटी के लिए नहीं है। वर्ष 2020-21 के अंदर अकाल प्रभावित गांवों की संख्या कितनी थी? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक अलग से क्लास भी बना देंगे बाद में। 2062 जो गांव है, ऐसे गांव है 2062 जो इससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। 6 राजस्थान के जिले जो है वह अकाल से प्रभावित होते हैं, और राजस्थान की लगभग 21% जनसंख्या जो है वो आपके प्रभावित होती है। यानी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान जो है उसके कितने गांव जो है वो प्रभावित है 2020-21 के हिसाब से, तो 2062 गांव है, 6 जिले हैं और 21% के आसपास जनसंख्या इसमें आती है। अगला देखो, निम्न में से किस जिले में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम संचालित नहीं है? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम संचालित नहीं है, इसके लिए देखो थोड़ा सा ध्यान रखना है। राजस्थान के अंदर 1986-87 के अंदर एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसका नाम आता है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की यदि बात की जाए तो यह 100% राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया जाता है। 100% गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जाता है। राजस्थान के 11 जिले जो हैं उनके अंदर यह कार्यक्रम चलाया जाता है। 11 जिले में कौन कौन से आते हैं? 3 जिले तो आते हैं आपके उदयपुर जोन से, जिसमें उदयपुर आता है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है। 2 जिले आते हैं अजमेर जोन से, अजमेर और टोंक आते हैं। 3 जिले आते हैं कोटा जोन से, कोटा, बारा और झालावाड़। इसके अलावा 3 जिले आते हैं भरतपुर जोन से, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर। यानी कि इसमें से कौन सा जिला नहीं है? देखो उदयपुर जोन से उदयपुर आ गया, राजसमंद इसमें मैंने नहीं बोला है तो राजसमंद इसका राइट आंसर है। डूंगरपुर इसमें उदयपुर से आता है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा भी इसमें है। आंसर क्या होगा इसका? 2 नंबर सही हो जाएगा, राजस्थान, राजसमंद जो है वो सही आंसर। खरगोश प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? राजस्थान के अविकानगर टोंक के अंदर, जहां पर आपके बकरी अनुसंधान केंद्र स्थित है वहीं पर ही आपके खरगोश अनुसंधान केंद्र स्थित है। अविकानगर टोंक इसका राइट आंसर होगा। फतेहपुर सिक्कर के अंदर भी आपके जो है वो भेड़ का जो है वो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र एक स्थित आता है। रामसर अजमेर के अंदर जो है बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र भी आता है। जामडोली जो आपके जयपुर है, यहाँ पर आपके एक प्रकार से कुक्कुटशाला लगी हुई है, यानी कि सबसे बड़ा मुर्गी खाना जो है वो राजस्थान का यहाँ पर स्थापित है। साजियावाली का संबंध किस जिले से है? देखो साजियावाली जो है ये वही जगह है जहां पर पचपदरा रिफाइनरी स्थापित हो रखी है, यानी कि ये किसका नाम है? गांव का नाम है। साजियावाली जो है ये एक गांव पड़ता है जहां पर क्या चीज स्थापित है? पचपदरा रिफाइनरी स्थापित है। पचपदरा रिफाइनरी ये स्थापित है इस साजियावाली गांव के अंदर। आंसर क्या होगा इसका? 2 नंबर सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का क्वेश्चन। कपूरडी जालिपा जो परियोजना है इसकी कुल ऊर्जा क्षमता कितनी है? कपूरडी जालिपा कहां पर पड़ती है? बाड़मेर के अंदर पड़ती है। राजस्थान की लिग्नाइट कोयले पर आधारित राजस्थान की पहली एक प्रकार से मानी जा सकती है आपके परियोजना कपूरडी जालिपा, नवीन जिंदल के द्वारा संचालित है। 1080 मेगावाट यहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है तो यहाँ से आपके आ जाता है। तो ये आपके जो 2022 के अंदर अभी हाल ही में जो अपने ऑफलाइन जो सेंटर था अजमेर, वहां पर सीईटी का पेपर होता है कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी का, उसका सॉल्यूशन जो है एक प्रकार से आंसर की है। आप लोगों के लिए भी अच्छी है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इन क्वेश्चनों को जरूर देखें, और जो हमारे ऑफलाइन बैच वाले हैं वो तो यहाँ से देख ही लेंगे। तो इतना ही रखते हैं इस क्लास में, अगली क्लासों में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।